तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा ही लेक्चर रहेगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। क्योंकि जो एंड्रोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो गायनी से ही पूछे जाते हैं। तो जितना जल्दी हो सकेगा हम इसको यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करके जल्दी से एक लेक्चर में और गायनी पे पहुंचते हैं। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है, इन दिस लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब हम प्यूबर्टी की बात करते हैं तो बेसिकली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि प्यूबर्टी पे सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, करेक्टर्स जो होते हैं वो तो आते ही हैं, साथ के साथ जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। एक सेकंड के काफी नोटिफिकेशन कल के लेक्चर में कुछ एक दो पॉइंट है जो मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगा। और अभी आपने वो रिवाइज किया ही है तो उनको देख के वो याद रखना भी आसान। प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी पढ़ाना है। जी, आज यहां से स्टार्ट करेंगे हम। बट कुछ एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो पिछले लेक्चर में मैं अभी आपको बता देता हूं। जो बोर होता है उसमें प्री स्क्रोटल होता है सिग्मोइड फ्लेक्सर की पोस्ट स्क्रोटल होता है। प्लीज क्वार्टर। प्री स्क्वार्टल। ये डायग्राम है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं प्री स्क्रोटल क्यों बोल रहे हैं उसको। ठीक है, ये सिग्मोइड फ्लेक्सर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे टेस्टिस है, राइट। जबकि बुल के अंदर सिग्मोइड फ्लेक्सर टेस्टिस से बाद में आ रहा था। अगर स्क्रोटम के हिसाब से बोले तो प्री नहीं है, पोस्ट है। थोड़ा बंद कर दो। ठीक है। और दूसरा हमने एक टेबल देखी थी, आप लोगों को याद है तो हमने देखा था कि एम्ब्रियोनिक पार्ट अडल्ट में जाकर के किस चीज में चेंज होता है। यहाँ पे सारा टेबल में हमने चेक कर लिया था। आपको एक चीज और याद करनी है, जो यूरोजेनाइटल साइनस होता है कहाँ पे, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में। जब एम्ब्रियो है, ठीक है, उसमें यूरोजेनाइटल जो साइनस रहता है वो अडल्ट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी आजकल नहीं था। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में हो जाएगा। प्लीज आप सभी अपने माइक म्यूट रखिए। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, यूरोजेनाइटल जो साइनस होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि जो क्वेश्चन आया था, अगर हमें नहीं भी पता होता कि यूरोजेनाइटल साइनस से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड बनती है, तो भी हम उसको आंसर कर सकते थे। वो मैं बताऊंगा कैसे कर सकते थे, बट अभी सीधा इसको याद कर लीजिए। यूरोजेनाइटल साइनस जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है वो अडल्ट में जाकर के क्या बनेगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड में जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें एब्सेंट होती है काउपर्स ग्लैंड, डोग के अंदर एब्सेंट होती है। कौन सी ग्लैंड और एब्सेंट होती है उसमें, डोग के अंदर सेमिनल सेमिनल वेसिकल। वेसिकल। सेमिनल वेसिकल और एब्सेंट होता है। मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड ही प्रेजेंट होती है उसमें। यस सर। यस सर। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है तो उसमें भी दो एक्सक्रीटरी डक्ट होती हैं, ठीक है। और वो इनलार्ज हो जाती है, ऐसा देखा गया है। आंसर देते ही प्लीज फिर से ना बोलना पड़े, अपना माइक एकदम से म्यूट कर लिया करो जैसे ही आप आंसर देते हैं। म्यूट योरसेल्फ, ओके। नहीं तो फिर सबको म्यूट कर देंगे तो ठीक नहीं रहेगा, फिर उसमें टू साइड वो कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। जैसे ही आप आंसर करें वैसे ही आप म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज नहीं आनी चाहिए यार किसी की भी। देखो अभी भी आ रही है। चलिए, यूरोजेनाइटल साइनस था, उससे हमारा क्या बन रहा था अभी, आराम से लेंगे लेक्चर, बट आराम से आंसर करो, मैं वेट करूंगा, फिर म्यूट कर लो, फिर आगे चल पड़ेंगे। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का डिफरेंस रहेगा लेक्चर के अंदर, बट ये होना भी जरूरी है। हाँ जी, यूरोजेनाइटल साइनस एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है जिससे क्या बनता है, बल्बोथ्रिक ग्लैंड। उसका दूसरा नाम क्या है, कॉपर्स ग्लैंड। किसमें एब्सेंट होता है, डॉग। डोग के अंदर एब्सेंट होता है। डोग में प्रेजेंट कौन सी होती है, एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होती है बस। प्रोस्टेट। ओल्डर डॉग्स में के एनलार्जमेंट हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। हाइपरप्लेशिया। हाँ, और उसमें एक्सक्रीटरी डक्ट कितनी होती है ग्लैंड के अंदर, दो। दो होती हैं। अब एक ही ग्लैंड है तो ऑब्वियसली उसमें दो डक्ट तो देनी पड़ेंगी, ठीक है साहब। चलिए, एक पॉइंट हमने क्या ऐड किया, बोर वाला, उसका डायग्राम से भी आप लोगों को दिखा दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। वो प्रीस्क्रोटल सिग्मोइड फ्लेक्सर है वो क्या है, ठीक है। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी, और उनमें क्या डिफरेंस रहता है बेसिकली, ठीक है। मेन प्यूबर्टी का ही रहेगा। चलिए, प्यूबर्टी में क्या बोलना चाह रहे हैं, द एज और द टाइम व्हेन जेनाइटल ऑर्गन बिकम फंक्शनल एंड रिप्रोडक्शन बिकम पॉसिबल। पॉसिबल है बट जो ऑर्गन्स हैं वो फंक्शनल भी हैं, बट फुल कैपेसिटी पे नहीं है। फुल कैपेसिटी में कब होंगे, जब वो मैच्योर हो जाएगा पूरा, तभी। यही डिफरेंस होता है प्यूबर्टी में और मैच्योरिटी में। उसमें वो फुल्ली कैपेसिटेटेड हो जाता है, फुल कैपेसिटी के साथ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फुल कैपेसिटी के साथ काम करते हैं। जो सीमन होता है उसके अंदर
वॉल्यूम भी प्रॉपर रहेगा, कंसंट्रेशन भी प्रॉपर रहेगी, वायबिलिटी भी अच्छी रहेगी, मोटिलिटी भी थोड़ी ज्यादा रहेगी, इतना प्रॉपर होना चाहिए। हालांकि रिप्रोडक्शन पॉसिबल तो हो जाता है, चांसेस हैं, बट फुल कैपेसिटी पे नहीं होता है। अब दूसरी बात, जो प्यूबर्टी पे एनिमल्स हैं, प्लीज आप अपना माइक म्यूट रखिए, जो प्यूबर्टी पे जो एनिमल्स हैं वो उसके बाद मैच्योरिटी वाले फेज में आ जाते हैं। यूजुअली हम बोलते हैं जो प्यूबर्टी वाले फेज में एनिमल है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप भी हो चुके हैं, इवन फंक्शनल भी हैं, बट हमें उसको ब्रीडिंग पर्पज के लिए यूज नहीं करना चाहिए। कितने टाइम के लिए बेस्ट रहता है भाई? 6 महीने से लेके 12 महीने तक, इसके बाद आप कर सकते हैं। 6 मंथ टू 1 ईयर के बाद आप जो प्यूबर्टी पे जो एनिमल है उसको इतना टाइम लग जाएगा मैच्योर होने में प्रॉपर। अगर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं तो आप एज्यूम करके चल सकते हैं कि बुल्स की बात चल रही है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूबर्टी इन मेल, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, सेक्सुअल लिबिडो जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड प्रेजेंस ऑफ वायबल स्पर्मेटोजोआ इन सीमन, वायबल स्पर्मेटोजोआ आने लग जाते हैं, ठीक है, जो वायबल है, जो बच सकते हैं, जो आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं वाकई में, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स की यहाँ पे सीधा सीधा ये बताया गया है, जो मेल्स के बारे में हम बात करें प्यूबर्टी इन मेल्स, तो क्योंकि एंड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली तो मेल्स की बात करेंगे, तो 4 to 6 मंथ इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं, वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं वो कौन सी सेल से आते हैं? वो स्पर्मेटोगोनिया से आती है। वो किससे आते हैं? वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से आती है। वो कहां से आती है? वो एपिब्लास्ट से आती है। अब वो इतना आगे नहीं, पीछे नहीं जाना हमें, वो भी बता देंगे बट उसका मतलब नहीं है कुछ, वो टाइम वेस्ट है और ना कोई एग्जाम में पूछेगा उसको। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये स्पर्मेटोगोनिया से आएंगे, ठीक है। ये कहां से आता है? ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल से आता है, बस इतना ध्यान रख लो, उसके बाद जाने की जरूरत नहीं है पीछे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कब दिखना स्टार्ट हो जाएंगे? 4 to 6 मंथ की एज में, ठीक है। 5 to 7 मंथ जो है यहां पे सेमिनल सिक्रीशंस रिली जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, अब किसी में कोई ग्लैंड हो या कम है, ज्यादा है, वो सेंट्रल डायलिटेशन है उसका, वो एक अलग बात है भाई। उन ग्लैंड्स का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाएगा कब? 5 to 7 मंथ्स में। अगर कुछ नहीं दे रखे तो आप समझो एक जनरल आइडिया मिल रहा है आपको, बुल्स के बारे में बात कर रहे हैं। 6 to 7 मंथ में स्पर्मेटिड्स जो हैं वो अपीयर हो जाएंगे। स्पर्मेटिड्स क्या है, स्पर्मेटोजोआ क्या है, स्पर्मेटोगोनिया क्या है, वो सब पढ़ेंगे आज। स्पर्मेटोजेनेसिस का टॉपिक रहेगा, उसमें बिल्कुल सिंपल ही रहता है, बस थोड़ा कंफ्यूजन होता है एक दो पॉइंट में, उसको थोड़ा ठीक कर लेंगे तो वो वाला टॉपिक आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ सारा। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस सुनते जाओ। 7 to 9 मंथ में क्या फाइनली स्पर्मेटोजोआ आ जाता है सीमन के अंदर। तो बेसिकली लास्ट स्टेज क्या है? स्पर्मेटोजोआ है। हालांकि इसके अंदर भी मैच्योरेशन होता है, कहां पे जाके स्टोर होता है ये हमने कल बताया था, ये एपिडीडाइमिस के अंदर जाकर के स्टोर होगा और वहां पे ही इसका मैच्योरेशन होगा। क्या? वहां पे इसका मैच्योरेशन होगा, वहां पे इसको मोटिलिटी मोटाइल हो जाएगा ये। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ गया सर एक मिनट, टेल तो सर हमने देखा है डायग्राम में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन के अंदर इवन जो मेम्ब्रेन होती है, वॉल होती है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल होती है उसके अंदर ही आ जाता है टेल। तो हाँ, टेल वहां पे ही आ जाता है, बिल्कुल सही बात है, बट वो टेल में है ना मोटिलिटी नहीं होती है, वो मोटाइल नहीं होती है। टेल बना है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल कब होता है? जाकर के जब वो एपिडिडाइमिस में जाता है, वहां पे उसका मैच्योरेशन होता है, तो वहां पे टेल में मोटिलिटी जो होती है वो वहां पे जाके आएगी, कहां पे? एपिडिडाइमिस में। तो एक कंफ्यूजन होता है इस वाले पॉइंट में, तो पहले ही बता दे रहा हूं, टेल वहां पे ही दिखेगी, कहां पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जो फाइनली स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। बट वो टेल फंक्शनल कहां पे होगी? वो मोटाइल कब होगा स्पर्म प्रॉपर तरीके से, ताकि वो आगे जाकर के सिर्फ मोटिलिटी ना दिखाए, वो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी भी दिखाए। क्या? प्रोग्रेसिव का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में वो जा रहा है, ये मोटिलिटी भी दिखाए। प्लीज माइक म्यूट रखें आप सभी, जब कोई क्वेश्चन पूछे तो ऑन कर लें प्लीज। प्लीज मतलब इतनी बार मत बुलवाया करो यार, म्यूट ही रखो आप, मैं क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा, आप म्यूट ही रखो, ठीक है। अब ये देखो, ग्रोथ एक्सिलरेशन कब होता है? 6 to 10 मंथ्स में होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये सब बनने के बाद जब स्पर्मेटोजोआ अभी आ चुका है, सारी चीजें आ चुकी हैं, तो होता क्या है 6 to 10 मंथ में ऐसा क्या हुआ कि ग्रोथ ने एक्सिलरेट करना स्टार्ट कर दिया। जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो रिलीज हो जाता है। ऑनसेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस तो यहाँ पे स्टार्ट हो ही चुका है ऑलरेडी, लेकिन एक प्रॉपर साइकिल्स में ये चलना स्टार्ट कर देगा। इट इज एन अर्ली साइन ऑफ प्यूबर्टी। जितनी हमने बातें करी, क्या है ये अर्ली साइंस ऑफ प्यूबर्टी है। अब लेट साइंस क्या होंगे देखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होना चाहिए। अब देखो, अब
सेक्सुअल मैच्योरिटी की यहां पे बात कर रहे हैं, प्यूबर्टी की नहीं कर रहे हैं, अपना दिमाग हटाओ, प्यूबर्टी मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। अटेनमेंट ऑफ फुल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, वहां पे हमने क्या बोला था, रिप्रोडक्शन तो होगा, फंक्शनल तो हो जाएगा, वो चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, बट फुल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं आती है। वो कब आती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी पे। और तभी हम बोलते हैं जो एक बुल है उसको हमें क्या करना है, अगर वो प्यूबर्टी की एज पे है तो हमें उसको 6 से 12 महीने बाद यूज करना है ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए, उससे पहले यूज नहीं करना है। ठीक है जी, चलिए। अब उससे पहले क्यों नहीं यूज करना है सर रिप्रोडक्शन, क्योंकि उससे पहले यूज कर भी लिया, एआई से आपने सीमन कलेक्ट कर भी लिया, तो उसकी सीमन कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं है, उसके अंदर मोटाइल नहीं है स्पर्म। आपने इतनी सारी एआई गन्स लेके चले गए, आप वहां से आपने उससे 100 एआई गन निकाल ली, लगा लो, और उसके बाद आप जाकर के पूरा सबको सैलरी दे रहे हो। सेक्सुअल मैच्योरिटी में क्या बोलना चाह रहे हैं, अटेनमेंट ऑफ फुल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। मैच्योरिटी में क्या आ जाता है, फुल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आ जाता है। तो यहां पे इजैक्यूलेट जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा, सीमन कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, उसकी वायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, इवन मोटिलिटी भी बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें हैं, नॉर्मल सी बात है। यूजुअली अगर एक क्लोज रेंज बताना चाहें तो 6 to 9 मंथ भी बोल देते हैं, 6 to 12 मंथ भी बोल देते हैं, डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम ठीक लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पे 6 to 9 मंथ लिखा हुआ है, बट हाफ टू 1 ईयर भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, गैप बिटवीन प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये देखो नीचे पॉइंट आ गया, ये इमैच्योर मेल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ब्रीडिंग अंटिल आफ्टर 6 to 12 मंथ्स ऑफ रीचिंग प्यूबर्टी। अब देखो थोड़ा सा आप ध्यान करोगे ना, ये पॉइंट थोड़े डिफरेंट हैं, बिल्कुल सेम बात नहीं बोल रहा है। ये यहाँ पे बोल रहा है कि जो गैप है, सॉरी, दिस हैपन, ये जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है 6 to 9 मंथ आफ्टर द प्यूबर्टी, आफ्टर द प्यूबर्टी 6 to 9 मंथ में आ जाएगी, बट हम बोल रहे हैं कि ब्रीडिंग पर्पज के लिए हमें चाहे 9 मंथ में आ भी जाए, बट ब्रीडिंग पर्पज के लिए हम बोलते हैं 6 to 12 मंथ। वो डिपेंड करता है, जिसमें जल्दी आ जाएगी उसको ऐसे ले लिया जाएगा। बड़ी कॉमन सेंस की बात है, इनको बिल्कुल है ना, वैल्यूज को स्ट्रिक्ट नहीं लेना होता है, इनके साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल रह करके समझना होता है बात क्या बोलना चाह रहे हैं ना। ये नहीं करना कि सर एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करें, ब्रीडिंग पर्पज के लिए बोले तो 6 मंथ to 12 मंथ तक बोल सकते हैं, नहीं तो हम 6 to 9 मंथ तक बोल सकते हैं। आप एक सेकंड रुकिएगा, मैं कॉल करके उनको बोलता हूँ, तो मॉनिटर करेंगे और जो भी होंगे तो उनको म्यूट करते रहेंगे। चलिए जी, अब थोड़ा सा और जल्दी करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्यूबर्टी या फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी, जो प्यूबर्टी होती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है, उनको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि प्यूबर्टी जो है वो थोड़ा जल्दी आएगी कि थोड़ा लेट आएगी। सिंपल सी बातें हैं, पुअर न्यूट्रिशन रहेगा तो लेट ही होगा, इनसफिशिएंट वेट गेन, आपको पता होगा जिस एनिमल का वेट गेन जल्दी हो जाता है तो उसमें प्यूबर्टी आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, प्यूबर्टी जल्दी आती है। गोनेडल ग्रोथ की अगर हम बात करें, अगर स्क्रोटल जो सर्कमफ्रेंस जो है अगर ज्यादा है तो उसमें प्यूबर्टी जल्दी आएगी। सेक्सुअल लिबिडो जो है या स्पर्म प्रोडक्शन उसमें ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो भी एक साइन है जल्दी प्यूबर्टी आने का, उस एनिमल में जल्दी प्यूबर्टी आएगी। डायमीटर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अगर ज्यादा है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही क्या हो रहा है, वहां से स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है। अगर उनका डायमीटर ज्यादा है, स्टार्टिंग से ही ज्यादा था, मतलब उस एनिमल में प्यूबर्टी थोड़ा जल्दी आएगी। जेनेटिक फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे कि लार्जर ब्रीड जो होती है उनमें प्यूबर्टी का अर्ली ऑनसेट हो जाता है, जल्दी आ जाती है, जो जिनका साइज थोड़ा ज्यादा रहता है, लार्ज ब्रीड्स जैसे कि बफेलो मेल काउस मैच्योर अर्लियर देन कैटल बुल्स। अब ये देखो ये फैक्ट याद रखने वाला है, जो बफेलो काउस रहते हैं वो जल्दी मैच्योर होते हैं, किसकी कंपैरिजन में, काउस की कंपैरिजन में। क्रॉस ब्रीडिंग एक्सेलरेशन ऑफ प्यूबर्टी ऑनसेट, क्रॉस ब्रीडिंग में क्या बोलना चाह रहे हैं, इसमें भी जो क्रॉस ब्रीड्स रहती हैं उनकी जो प्यूबर्टी रहती है उनको वो जल्दी आती है, ऑनसेट उनका जल्दी हो जाता है। बस ये छोटे छोटे से फैक्ट हैं, इनसे क्वेश्चन निकल सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं बात, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग, वही चल रहा है फैक्टर्स में, और क्या है, ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर क्या होता है, डिलेड हो जाती है ये प्यूबर्टी। क्यों क्यों होता है ऐसा, जो ट्रॉपिकल रीजन रहते हैं, लगा लीजिए यार, तो मिडल में जो रहता है वो ट्रॉपिकल रीजन रहता है, तो वहां पे सन के चांसेस क्या ज्यादा रहते हैं, मतलब सन ऊपर ही रहता है, वहां पे उसके आसपास ही रहता है, तो गर्मी ज्यादा रहती है। और जहां बहुत ज्यादा गर्मी होगी, समर लगा लीजिए बहुत लंबे टाइम तक रहती है, गर्मी ज्यादा रहती है उस एरिया में, तो वहां पे प्यूबर्टी ऑनसेट थोड़ा लेट हो जाता है, प्यूबर्टी थोड़ा डिलेड हो जाता है, अगर डायरेक्ट इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो। सीजनल इन्फ्लुएंस भी हो जाता है, यही बात जो मैंने बोला, जो विंटर रहेगा तो उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी आ जाएगी, और हॉट सीजन जो है वहां पे प्यूबर्टी डिले हो जाएगी। ठीक है, स्पेशली अगर मैं बात करूं हॉट सीजन्स में शीप की एंड बफेलोज की। प्रेजेंस ऑफ अपोजिट सेक्स, अगर अपोजिट सेक्स है, मतलब उस स्पीसीज की फीमेल अगर हार्ड के अंदर है तो वहां पे वो हेल्प करते हैं, उससे भी प्यूबर्टी का ऑनसेट जल्दी हो जाता है और थोड़ा। एक बार ट्रॉपिकल रीजन्स वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता दीजिए। ट्रॉपिकल रीजन्स में ये बोलना चाह रहे हैं, देखिए ये अर्थ है, तो ये वाला कौन सा एरिया होता है, ये ट्रॉपिकल रीजन होता है, मिडल में ट्रॉपिकल रीजन होता है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस साइड में आए या साउदर्न हेमिस्फीयर इस साइड में आए, तो बीच वाला जो एरिया है वहां पे तो
मैक्सिमम टाइम ज्यादा हीट रहती है, तो ज्यादा हीट होने की वजह से उनकी प्यूबर्टी, जो ट्रॉपिकल रीजन्स पे रहते हैं एनिमल, उनकी प्यूबर्टी जो है वो थोड़ा लेट हो जाती है, ऑनसेट थोड़ा लेट होता है उसका। ठीक है, ओके सर। चलिए जी। स्पीसीज जो है इसमें कुछ बताया गया है कि किस स्पीसीज के अंदर किस एज पे प्यूबर्टी आती है। ठीक है, ये क्लोज एक रेंज दी गई है, बिल्कुल एग्जैक्ट बताना तो इम्पॉसिबल ही होता है, बट ये भी देखा गया है कि 6 to 18 मंथ की रेंज भी यहां तक देखी जाती है। वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज को एनवायरमेंट कैसा मिला है, न्यूट्रिशन कैसा मिला है, जो जितने फैक्टर थे, जेनेटिक कैसा उसका, सारे अगर उन फैक्टर्स को इंक्लूड करें तो ज्यादा रेंज हो जाएगी, अगर उन फैक्टर्स को इंक्लूड ना किया जाए तो रेंज जो है वो थोड़ा क्लोज रहेगी। ठीक है, तो बुल के लिए 9 to 12 मंथ्स, स्टैलियन के लिए 18 मंथ्स, बोर 5 to 7 मंथ, ये सबका दिया हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं, मैं ऐसे रीड करके दिखा रहा हूं, कोई मतलब नहीं है इसका। चलिए जी, अब देख लेते हैं एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्शन। एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब जो भी हार्मोन निकल के आ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, उनका क्या रोल रहता है, वो कैसे हेल्प करते हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। ठीक है, जर्म डेवलपमेंट में बोलना चाह रहे हैं, जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं किसमें, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर, इन प्रिमिटिव टेस्टिस। ठीक है, ये हो जाएगी बात, तो ये जर्म सेल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। टेस्टिकुलर डेवलपमेंट में क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेडलरी कोर्ड जो हमने बात करी थी, एंड्रोजन सिक्रीशन बाय प्रिमिटिव टेस्टिस, डेवलपमेंट ऑफ मेसोनिफ्रिक डक्ट, मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, और ये सारा हम वैसे कल पढ़ ही चुके हैं बेसिकली, डीजनरेशन ऑफ पैरामेसोनिफ्रिक डक्ट, और पैरामेसोनिफ्रिक डक्ट से क्या मिल रहा था, क्या रेमिनेंट बच रहा था मेल्स के अंदर जो अडल्ट हो जाता है जब, याद है किसी को? मुलेरियन डक्ट। अपेंडिक्स। appendix अपेंडिक्स। and uterus. चलिए, बस यही बात है, वो इतना कुछ खास बात नहीं है, और उसमें मैस्कुलिनाइजेशन तो होगा ही होगा, इसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से मैस्कुलिनाइजेशन भी हो जाता है। ठीक है, कुछ चीजें थी, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज होगी उसके ऊपर रुक करके बात करेंगे। हार्मोन रेगुलेशन बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले हार्मोन रेगुलेशन कैसे होता है, उसके उस हार्मोन के रेगुलेशन की वजह से ही प्यूबर्टी आती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब कैसे होता है वो, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कहां से रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। अब वहां पे जाके कहां जाएंगे वो, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएंगे, और पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर के क्या करेंगे वो, एफएसएच को और एलएच को रिलीज करवाएंगे। एफएसएच का क्या काम है, इट इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, सिंपल सी ये बात बोलना चाह रहे हैं। तो ये स्टिमुलेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनमें क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस उनके अंदर ही होता है। जो हमने डायग्राम देखा था, अगर आप लोगों को ध्यान है, जो लोब्स बनी थी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से, उन लोब्स के अंदर क्या थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे। तो उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को भी मैं अगर काट करके पूरा आपको क्रॉस सेक्शन ऐसे करके दिखाऊं, तो यहां तक तो इसकी एक ये ल्यूमन रहता है, यहां तक इसकी वोल रहती है, तो यहां से स्टार्ट हो जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। उसके बाद ये कन्वर्ट होते होते प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, उसके बाद सर्टोली सेल इसको नरिश करेगी, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, फिर स्पर्मेटिड बनेगा, और फिर स्पर्मेटोजोआ, ये ल्यूमन में आ जाएगा। और ल्यूमन के बाद ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के कहां पे जाएगा, रेटिसेसिस से होते हुए कहां पे जाएगा, एपिडीडाइमिस में जाकर के स्टोर हो जाएगा, और वहां पे क्या होगा, इसका मैच्योरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है साहब, अभी एफएसएच में क्या बोला इन्होंने, ये सीधा हार्मोन्स की बात कर रहे थे, फिर से बता देता हूं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, उसके बाद ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है, जहां से रिलीज होते हैं एफएसएच और एलएच। और जो एफएसएच है उन्होंने क्या क्या करवाया, स्टिमुलेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब इसने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसको स्टिमुलेट कर दिया। ठीक है, अब एलएच में स्टिमुलेशन ऑफ लेडिक सेल्स टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, यहां पे क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ लेडिक सेल्स हो जाता है टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। अब लेडिक सेल्स कहां पे मिलती हैं, ये जो सेमिनर, ये लगा लीजिए क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, ये मैं ऊपर से नहीं देख रहे हैं, ऐसे क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, ठीक है ऐसे। तो ये अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके पास ये फिर सेमिनिफेरस, ये मान के चलिए ये यूं जा रही है निकल के आगे, ठीक है, और ये भी यूं जा रही है, तो इनके बीच का जो स्पेस है ना, इस स्पेस में कौन सी सेल्स मिलती हैं, लेडिक सेल्स मिलती हैं। ठीक है, अब लेडिक सेल्स मिल रही है इनके बीच में, और जो इनके बीच का स्पेस होता है बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो जो इंटरस्टिशियल ये स्पेस जो आपको दिख रहा है, ये जो लेडिक सेल्स हैं,
ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करके कहां पे रिलीज करेंगी? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रिलीज करेगी। तभी हम बात करते हैं बार बार जब बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में, तो लेडिक सेल्स इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर उनको निकाल करके प्रोड्यूस करके वहां पे डाल देती है। ठीक है साहब। अब ये हो किसकी वजह से रहा है? एलएच की वजह से। ये किसकी वजह से आया? जीएनआरएच की वजह से। मतलब बेसिकली हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये सारा एंडोक्राइन ग्लैंड ही तो है, ये सारी की सारी तो एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये काम कर रही है, और इनका क्या पर्पज है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये हम चेक कर रहे हैं। और कहां पे ऑब्जेक्टिव चेक कर रहे हैं? मेल्स के अंदर इनका चेक कर रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या बोला? वी आर स्टडिंग एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। जीएनआरएच वहां से पिट्यूटरी से एफएसएच एलएच, एफएसएच ने क्या करवाया? एस से याद रख लो, सेमिनरी फिरस ट्यूब्यूल्स जो थे उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है जिससे फाइनली हमें स्पर्म मिलता है, स्पर्मेटोजोआ मिलता है, वो प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया एफएसएच ने। किसमें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और एलएच ने क्या करवाया? स्टिमुलेशन ऑफ लेडिक सेल्स। जो लेडिक सेल्स होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन क्या करती हैं? बनाती हैं, उनको स्टिमुलेट किया। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है फिर? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लेकर के आता है, और क्या ये स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। और जब ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हो जाता है तो उससे क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक जाएगा जीएनआरएच को। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये बोलेगा जाके ज्यादा टेस्टोस्टेरोन जो है इसका लेवल जो है, ये जीएनआरएच को बोलेगा अभी जरूरत नहीं है, जिस पर्पज के लिए आपने ये स्टार्ट किया था, स्टिमुलेट किया था, वो पर्पज अचीव हो चुका है, अब एक्सेस में हो रहा है, तो इसके ज्यादा लेवल्स, टेस्टोस्टेरोन के ज्यादा लेवल क्या करेंगे? जीएनआरएच को जाकर के नेगेटिव फीडबैक देंगे। मतलब अब ये स्टिमुलेशन यहां पे नहीं होगा। अगर कम है लेवल्स तो फिर वो फिर बढ़ जाएगा। ठीक है। हार्मोन रेगुलेशन वही चल रहा है अपना। सर्टोली सेल पे आ गए अभी। देखो सर्टोली सेल कहां पे मिलती हैं? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, जो जो हमने कल पढ़ी थी, उसका क्रॉस सेक्शन आप ऐसे लोगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हाँ जी, वो पूछना था सर, जो आपने बताया ना एलएच, उसके जीएनआरएच के लिए टेस्टोस्टेरोन का नेगेटिव इनहिबिशन होगा, तो वो एलएच प्रोडक्शन से तो टेस्टोस्टेरोन होगा, एफएसएच का लिए भी इनहिबिशन ही रहेगा, फिर वो एफएसएच की प्रोडक्शन भी इनहिबिट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ये बैलेंस में रहता है, बिल्कुल सही बात है आपकी भाई। अगर वही वाली चीज नहीं बन रही है, क्योंकि बेसिकली उससे क्या हो रहा था? एफएसएच और एलएच दोनों ही रिलीज हो रहे थे। आप बोल रहे हो कि एलएच है जो, अगर वो जीएनआरएच को ही बंद करा देता है तो क्या उससे सिर्फ एलएच का प्रोड्यूस होना बंद होगा कि एफएसएच का होगा? वो डिपेंड करता है कि वो जो प्रोसेस चल रहा था वो एक्सेस में था कि नहीं था। यूजुअली ऐसा होता है दोनों ही ज्यादा हो जाते हैं तब जाकर के फीडबैक मिलता है, जब बहुत एक्सेस में हो जाता है। बहुत जब एक्सेस में हो जाते हैं, कोई भी चीज एक्सेस में होगी तो वो पर्टिकुलर चीज ही बंद होगी, ऐसा नहीं कि पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना आपका? जी सर। ओके, फिर भी कुछ है तो बाद में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले अभी। देखो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनकी एक वॉल होती है, ये लगा लीजिए, ये सरकमफ्रेंस है वॉल का, और ये जो है ये ल्यूमन है इनका। ठीक आपका है, वीडियो पॉज हो रहा है बार बार। वीडियो पॉज हो रहा है? यस सर। हमारा तो नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है सर। मे भी हो सकता है कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो आपकी साइड से, क्योंकि और बच्चों का नहीं हो रहा है तो नहीं हो मे भी रहा हो सकता है कि ज्यादा स्टूडेंट्स हैं एक साथ, तो शायद इस वजह से प्रॉब्लम हो। और भी किसी का हो रहा है क्या वीडियो लैग? नो सर। नो सर। नहीं सर। चलिए चलिए फिर शुरू करते हैं ना। अब देखो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, हमने क्या किया, जो हमने डायग्राम में देखा था। अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आना तो मैं डायग्राम दिखा देता हूं फिर भी, क्योंकि फिर अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया होगा तो फिर यही लग रहा होगा क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। ये देखो, ये रही वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये क्या है? ये सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और मैंने एक बात और बताई थी, जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है इनर वाली साइड में, इसके बाहर कौन सी होती है? ट्यूनिका वेजाइनलिस प्रोप्रिया भी बोल देते हैं उसको, जो ऊपर जाकर के स्पर्मेटिक कोड में निकलती है। अब ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया थी, इसके फोल्ड ने क्या बनाया था? ये लोब्यूल्स बनाए थे। और इन लोब्यूल्स के अंदर क्या है? इन लोब्यूल्स के अंदर क्या है? ये जितनी भी आपको दिखती है ये फोल्ड दिख रहे हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये पूरे लोब से जितना भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ है वो सारा का सारा एक पार्ट से बाहर निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोल देते हैं। तो स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? बेसिकली जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने काफी सारे फोल्ड बनाए थे, उनमें से जो लोब्यूल्स बने हैं फोल्ड की वजह से, उस एक लोब्यूल्स में जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी उन सबका स्पर्म प्रोडक्शन एक ट्यूब बाहर लेकर के आएगी, और उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसको बोल देते हैं। अब
यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, ये पूरा कॉन्वोल्यूटेड है ऐसे करके, ठीक है। अब ये लगा लीजिए ऐसे थी ये ट्यूब, ऐसे गई हुई थी, ऐसे ऐसे गई हुई थी। तो हम बेसिकली जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैंने ये ट्यूब यूं उठा ली, इसको काट दिया और इसको यूं करके दिखा रहा हूं, ऐसे करके दिखा रहा हूं, ये अब ऐसे करके दिखा रहा हूं। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये जो इसका पूरा ट्यूब का अंदर का स्ट्रक्चर है ना, इसका इसके बीच में एक ल्यूमन होता है छोटा सा, और जो बाहर वाला एरिया है ये क्या, ये इसको वॉल बोल देते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वॉल बोल देते हैं। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ना, वो इसकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल के अंदर होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ल्यूमन के अंदर नहीं होता है। जो स्पर्मेटोजोआ पूरा बन करके आता है वो फाइनली ल्यूमन में आ जाता है, बट जो प्रोसेस हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो सारा का सारा किस में होता है, वो वॉल के अंदर होगा, ठीक है। बस ये बात ध्यान रख लेना आप। उसका डायग्राम भी है, बाद में भी आया हुआ डायग्राम एक, यहाँ पे ये देखो, ये पूरा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी उनका हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे जूम करके पूरा आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसको फिर जूम कर दिया फर्दर ये। तो ये पूरा क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वॉल ही थी, और उसके बाद जो फाइनली ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा क्या है, ये ल्यूमन है। तो सारा का सारा जो प्रोसेस हुआ, जो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर स्पर्मेटिड, और ये फाइनली स्पर्मेटोजोआ में आकर के क्या कहां पे आ रहे हैं, ल्यूमन में आ रहे हैं। तो पूरा प्रोसेस जो हो रहा था वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल के अंदर ही हो रहा था, ठीक है साहब। कहां पे थे हम, यहां पे थे, चलो। तो अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पे, सर्टोली सेल्स में FSH स्टिमुलेट सर्टोली सेल टू प्रोड्यूस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब सर्टोली सेल मैंने आपको बता दिया, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल होती है ना, उस वॉल में ही मिलती है। ये काम क्या होता है इसका, जो वो प्रोसेस चल रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसमें जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे ना, उसके साथ जाके चिपक जाएगी और क्या करेगी, उसको नरिश करेगी, उसको न्यूट्रिशन देना स्टार्ट करेगी। हम ये भी बोल देते हैं सर्टोली सेल का अगर ट्यूमर हो जाए ना, उससे क्या प्रॉब्लम होता है, तो बताएगा मुझे। न्यूट्रिशन अगर ज्यादा मिलने लग जाएगा हर एक सेल को तो क्या प्रॉब्लम होगी, अनकंट्रोल डिवीजन हो जाएगा उसको। अनकंट्रोल डिवीजन हो करके बहुत ज्यादा सर्टोली सेल हो चुकी है, एनलार्ज साइज, सर्टोली सेल्स बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। तो उनका काम क्या है, फंक्शन क्या है सर्टोली सेल्स का, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। यस, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोसाइट्स को करती है। मतलब उससे मतलब बात एक ही, आप समझ रहे हो, मतलब वो थीम तो एग्जैक्ट बता देंगे किसको कर रही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को कर रही है। और बहुत ज्यादा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को वो करती रहेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहेगी, तो क्या होगा, स्पर्म्स का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जो एंड्रोजन रिलीज होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली एंड्रोजन्स के लेवल भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो जब एंड्रोजन का बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाता है ना, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। क्या, वहां पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। फीमेल्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर किसी सोर्स की वजह से, किसी कारण की वजह से बढ़े। फीमेल के अंदर भी अगर ये बढ़ जाए तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये आगे दिया हुआ है, बट ये कॉन्सेप्ट क्या था, क्यों ऐसा हो रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके ट्यूमर की वजह से होता है वो, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, वो लिखा हुआ है, वो देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देखो, सीधी सी बात, जो एबीपी है यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है, ये इसका काम क्या है, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये कैरी करेगा टेस्टोस्टेरोन को, कहां पे लेके जाएगा, एपिडिडाइमिस के अंदर लेके जाएगा, ठीक है। एंड इट इज एसेंशियल फॉर स्पर्म मैच्योरेशन, क्योंकि मैच्योरेशन किधर होता है, एपिडिडाइमिस के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो, ये मैं आपको एक बात और बताता हूं, जो एंड्रोजन्स रहते हैं उनमें, ये टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहा हूं, 1% पार्ट ऐसा होता है जो फ्री फॉर्म में होता है, जो एक्टिविटी कर रहा होता है। बाकी सारा का सारा किधर रहता है, अगर ब्लड स्ट्रीम से वो जा रहा है तो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, जो स्टीरॉयड होते हैं नेचर के अंदर, वो उनको अपने साथ बाइंड करके रखते हैं। और जहां पे भी उनको लेके जाना होता है, जहां पे भी एंड्रोजन्स रिसेप्टर मिलेंगे, वहां पे ही तो रिसीव होगा ना वो, जहां पे एंड्रोजन रिसेप्टर होंगे। अब कहां पे होते हैं, काफी सारी जगह पे होते हैं, बट प्रोस्टेट की यहाँ पे स्पेशल बात की गई है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, वहां पे प्रोस्टेट के पास लेकर के जाएंगे, उसके पास एंड्रोजन रिसेप्टर होता है, और उसको उसकी जो बाइंडिंग है वो हट जाएगी, तो उससे क्या होगा, उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं एक एंजाइम की हेल्प से। कौन सा एंजाइम है, किस में कन्वर्ट होकर क्या बदलेगा, वो देखेंगे। और उससे होता क्या है, बेसिकली फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है उसका, जो प्रोस्टेट है उसका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसको ग्रोथ, मतलब साइज में नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूं, ग्रोथ उसकी जल्दी हो जाती है, इस सेंस में बोल रहा हूं, ठीक है। सर एक बार ये दोबारा कॉन्सेप्ट बता दीजिए। डोंट वरी, अभी नीचे यही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मैंने एक पहले ऐसे ही बता दिया था आप लोगों को, थोड़ा सा एक आइडिया रहे, यही फिर से बात करता हूं मैं इसकी।
बायोसिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन देख लो एक बार इस बात से पहले। एसीटेट सर ये जो सर ये जैसे आपने बताया कि फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरॉन का ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, बट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वहां पे थोड़ी होंगी। नहीं नहीं, तभी मैंने बिल्कुल सही बात है आपकी, ये कंफ्यूजन बनता ही है, तभी मैंने आपको बोला था कि फीमेल के अंदर कंडीशन देखी जाती है ये, लेकिन किसी और कारण से होता है, वो किसी और सोर्स की वजह से हो सकता है, किसी मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, सेमिनिफेरस ट्यूबल से इसका कोई लेना देना नहीं है। सर्टोली सेल ट्यूमर की जब बात करेंगे तो वो मेल डॉग्स में हम बात कर रहे हैं, बट ये कंडीशन देखी गई है कि उस फीमेल्स के अंदर भी एंड्रोजन्स के, ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैस्कुलाइन हो जाती है वो, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, बिल्कुल सही बात आपकी। ये सर्टोली सेल का ट्यूमर फीमेल में ये रीजन नहीं है, उसमें जब हम बताएंगे उसमें हम सीधा सीधा बोलेंगे कि इसमें इन सोर्सेज की वजह से या कुछ और सोर्सेज की वजह से बढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड ही थी ये बात कि मेल में बढ़ रहे हैं तो फीमेल में बढ़ते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो वो बात मैंने एक साथ रख दी, बट वो सर्टोली सेल से कनेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। चलो अब बायोसिंथेसिस पे आ जाओ। बायोसिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन पे एसीटेट जो होता है कोलेस्ट्रॉल में चेंज होगा, फिर प्रेग्नोलोन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोस्टिंडायोन एंड देन टेस्टोस्टेरोन में फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा। बायोसिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, एक बार इसको थोड़ा देख लेना, रट्टे मारने की जरूरत नहीं। अगर बाय चांस पूछ लें कि कोलेस्ट्रॉल से बनता है क्या, या फिर इसके प्रीकर्सर क्या क्या होते हैं, या सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया इसका प्रीकर्सर क्या नहीं होता, इनमें से 1, 2 और 3 ये दे दिया और 4 चौथा ऑप्शन कुछ और दे दिया, तो ये तो होते हैं प्रीकर्सर, वो प्रीकर्सर नहीं होगा। बस उस नजर से एक बार इसको देख लेना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। टेस्टोस्टेरोन इज बाइंड टू स्टीरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन इन द ब्लड स्ट्रीम, जो मैंने बात बोली आपको। अब आ जाओ जिसको प्रॉब्लम था वो आप ध्यान से सुनिएगा। जो 1% फ्री टेस्टोस्टेरोन होते हैं, दे एंटर्स प्रोस्टेट ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड टू dihydrotestosterone by the enzyme 5-alpha reductase, which then binds to androgen receptors influencing growth and function of the prostate। ठीक है, अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया? 1% जो फ्री टेस्टोस्टेरोन लेते हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर करते हैं। कैसे करते हैं? वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है उनको लेकर के जाता है, उसके बाद वहां पे एंजाइम होता है 5-alpha रिडक्टेज, जो कि क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या हेल्प मिलेगी, इट विल इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। ठीक है जी सर, तो सर ये क्या ये कॉमन प्रोसेस है या फिर एबनॉर्मल? नहीं, कॉमन प्रोसेस है, ये तो कॉमन है ग्रोथ का। मैं आपको बोल रहा था ना, मैं एक जो इंक्रीज होगा साइज, वो नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा था, वो एक पॉजिटिव सेंस में बोल रहा था, जो ग्रोथ होती है उस सेंस में बोल रहा था। नॉर्मल प्रोसेस है ये वाला। पर एबनॉर्मल में भी ये चीज होती है क्या, या इससे डिफरेंट मैकेनिज्म होता है हाइपरप्लेशिया का? हाइपरप्लेशिया का नहीं, हाइपरप्लेशिया तो ऑब्वियसली अबनॉर्मल कंडीशन है, वो तो अबनॉर्मल कंडीशन हो पर जाएगी। उसका जो अगर कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो सेम मतलब डिफरेंट होते होंगे क्या? देखो, अगर किसी भी चीज की एक्सेस होगी तो ऑब्वियसली वो फिर अबनॉर्मली बन जाएगी, बट एक नॉर्मल कंडीशन में उसकी ग्रोथ हो रही है तो उसको ग्रोथ में हेल्प मिल रही है तो वो नॉर्मल कंडीशन है। अगर हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसे कि हमने बात करी थी, सर्टोली सेल का ट्यूमर अगर हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा हार्मोन वो रिलीज हो रहा है, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या क्या प्रॉब्लम होगी हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे भी, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स मेल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। बट ये नॉर्मल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, जो एबीपी होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है, और इसको लेकर के जाता है उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड पे, या ऐसी जगह पे जहां पे क्या मिलेगा, एंड्रोजन रिसेप्टर्स मिलेंगे, वहां पे उसको लेके जाएंगे। और वहां पे प्रोस्टेट की पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूं, तो क्या मिलता है, कौन सा एंजाइम मिलेगा वहां पे, कौन सा रिडक्टेज एंजाइम मिलता है, 5-alpha रिडक्टेज एंजाइम मिलता है, जो टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देगा। और जो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है वो थोड़ा कम होता है, मतलब उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। अगर मैं ऐसे देसी उसमें बताऊं आपको, तो बेसिकली वो धीरे धीरे उसकी जो प्रोस्टेट है उसकी वो ग्रोथ करा देगा। ठीक है, बस ये नॉर्मल सा प्रोसीजर है। पूछ लेते हैं कई बार प्रोस्टेट में क्या क्या होता है। पहली बात तो 1% वाला हमने बता दिया, बाकी 99% इनएक्टिव फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है उसके साथ बाउंड फॉर्म में होता है। जब एक्टिविटी करवानी होती है तो कुछ रिलीज होता रहता है, उसको एपिडिडाइमिस से कौन उठा के लेके जाता है प्रोस्टेट के पास, आपका एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है, वहां पे हेल्प करता रहता है उसकी। ऑब्वियसली अगर हार्मोन के लेवल बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो तो किसी भी चीज को अब नॉर्मल कर ही देगा, बट अगर नॉर्मल लेवल से तो वो नॉर्मल ग्रोथ करा ही रहा है। ठीक है, मतलब
ऐसा नहीं है कि अब नॉर्मल के लिए कुछ अलग ही चीज चाहिए कि आपको जो नॉर्मल हार्मोन्स हैं वो भी एक एक्सेस से ज्यादा अगर आने लग जाएंगे तो वो भी अब नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। अगर जितना नॉर्मल बैलेंस चाहिए उससे कम आने लगेंगे तो वो भी अब नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है जी, चलो अब यहां पे देखो ये इफेक्ट में ये बताना चाह रहा है इफेक्ट ऑफ एक्सेस एंड्रोजन। जो एक्सेस एंड्रोजन्स होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है। सर्टोली सेल ट्यूमर्स इन डॉग्स, हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन, इसमें ये कन्वर्ट होकर एस्ट्रोजन में चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर क्या आएगा, अगर एस्ट्रोजन के लेवल अगर बढ़ जाएंगे तो, जैसे बताया था ना एसीटेट से बनते बनते क्या फाइनली टेस्टोस्टेरोन बन रहा था, अगर इसके लेवल बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव लेवल है तो इससे क्या होगा, एस्ट्रोजन अगर मेल के अंदर ज्यादा आ गया तो फेमिनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, और मेल के अंदर अगर इसके लेवल बढ़े हैं, ऑब्वियसली सही बात है वो सर्टोली सेल के ट्यूमर से नहीं बढ़ेंगे, बट मेल के फीमेल के अंदर भी ये हार्मोन बढ़ जाते हैं। जैसे उसमें वो कन्वर्ट होकर उसमें चेंज हो रहा है, तो फीमेल के अंदर अगर मेल का हार्मोन जो है उसका अगर लेवल बढ़ जाता है तो उसमें क्या होगा, मैस्कुलिनाइजेशन आ जाएगी फीमेल्स के अंदर। ठीक है, वो दोनों थोड़े कनेक्टेड पॉइंट थे, बट ऐसा नहीं है कि सर्टोली सेल के ट्यूमर की वजह से फीमेल के अंदर हार्मोन बढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है। चलो, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, या फिर सेमिनिफेरस ऑफ टेस्टिस बोल दो आप, ट्यूब्यूल्स तो है ऑब्वियसली, ये अंडरस्टूड है। अब फेजेस देखो यार, सबसे पहले दो फेजेस होते हैं, ये इनिशियल फेज होता है बिल्कुल, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया वाया माइटोसिस एंड मियोसिस टू फॉर्म स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मेटिड तक की बात कर दी इन्होंने। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जब ये स्पर्मेटिड कन्वर्ट होकर स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाएंगे, दैट्स इट। समझ में आई बात। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, फिर से ध्यान से सुनना, ये एक ब्रॉड टर्म है यार, ये ब्रॉड टर्म है, इसके नीचे ये दोनों चीजें आ जाएंगी। इस स्पर्मेटोजेनेसिस में होता क्या है, जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, ये जो है ये फाइनली चेंज होकर के किस में बन जाती है, ये स्पर्मेटोजोआ में बन जाती है। ये स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ तक का जो सफर है, जो प्रोसेस है, जो स्टेजेस हैं, इससे लेकर के ये स्पर्मेटोजोआ जो बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। बट ये क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस मियोसिस भी होता है, उससे पहले स्पर्मेटिड बनता है, और फिर ये स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोआ में चेंज होता है, इसके लिए एक अलग प्रोसेस चाहिए होता है। ठीक है, तो ये स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोआ में चेंज होगा उसको बोलेंगे स्पर्मिएशन। जब स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस एंड मियोसिस से फॉर्म करेंगे स्पर्मेटिड को, वी विल कॉल इट स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस से लेके स्पर्मेटोजोआ तक जो है प्रोसेस जो है उसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस उसको बोल देंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का सबसे पहला पार्ट क्या है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। नेक्स्ट फेज क्या है उसका, आपका स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें क्या हो रहा है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बदल रहे हैं, जिसके अंदर टेल का फॉर्मेशन वगैरह हो जाता है। और आगे डिटेल में देखते हैं और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, अभी तो कुछ भी नहीं है। टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया ही बन रही थी। टाइप ए और टाइप बी, एक इंटरमीडिएट वाली भी होती है, बट अभी इतना नहीं देखते हैं, आप इतना समझो टाइप ए टाइप बी यही काम की होती है। इसमें भी अगर मैं बात करूं टाइप ए की, दीज सेल्स मेंटेन द स्टेम सेल पॉपुलेशन थ्रू माइटोटिक डिवीजन। इनमें माइटोटिक डिवीजन होता रहेगा, जो स्टेम सेल्स हैं जहां से रूट है जो, मतलब वो बचे रहेंगे, उनका पॉपुलेशन वो बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, इसमें माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। दे कैन आइदर रेप्लिकेट देमसेल्व्स और डिफरेंशिएट इनटू टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं बेसिकली, टाइप ए मेंटेन करेगी पॉपुलेशन को स्टेम सेल्स की, या फिर ये डिफरेंशिएट होकर के टाइप बी में कन्वर्ट भी हो सकती है। ठीक है, मतलब बात ले देके टाइप बी पे आ जाती है अब, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएट होकर टाइप बी में भी जा रही है, तो टाइप बी ही आगे जाकर के कुछ डिफरेंशिएट होकर प्राइमरी सेकेंडरी बना रही होगी। देखते हैं, तो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में क्या बोलते हैं, दीज सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम टाइप ए एंड विल अंडरगो फर्दर माइटोटिक डिविजन्स टू बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये बात समझ में आई। स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं दो टाइप की है, वैसे एक इंटरमीडिएट भी होती है, मैं बता रहा हूं, अगर पूछे तो तीन बोल देना, बट काम की क्या है, टाइप ए टाइप बी। उसमें क्या बोल रहे हैं, जो टाइप ए है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जो है, ये स्टेम सेल्स की पॉपुलेशन को मेंटेन करती है, माइटोटिक डिवीजन है। और जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है वो कहां से मिलेगी, जब टाइप ए डिफरेंशिएट होकर टाइप बी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये टाइप बी क्या करती है तो दोनों स्पर्मेटोगोनिया ही, टाइप बी जो है ये डिफरेंशिएट होकर कहां जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाएगी। कहां से, कैसे, किस प्रोसेस से, माइटोटिक डिवीजन से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन हो जाता है इसमें।
डिफरेंशिएट का मतलब ये नहीं होता कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, डिफरेंशिएशन मतलब शेप स्ट्रक्चर साइज उसका चेंज हो रहा है, वो डिफरेंशिएट कर रही है अपने आप को। कौन? टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया खुद को क्या कर रही है? डिफरेंशिएट कर रही है। और अपना नंबर कैसे बढ़ाती है? वो माइटोटिक डिवीजन से बढ़ाती है। तो माइटोटिक डिवीजन करवा के और डिफरेंशिएट होकर के ये किस में चेंज होगी? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाएगी। अभी क्वेश्चन ये है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं क्या वो डिप्लॉइड हैं, क्या वो हैप्लॉइड हैं? डिप्लॉयड। वेरी गुड, वो डिप्लॉइड है, क्योंकि अभी तक तो माइटोटिक डिवीजन ही हुआ है, कोई म्यूटिक डिवीजन की तो बात ही नहीं करी हमने। तो माइटोटिक इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ये शॉर्ट में आप लोगों के लिए चार्ट है, बात वही है जो मैंने बताई है। माइटोटिक डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि हमने बताया कि प्रोसेस तो वहां पे ही हो रहा है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल पे, ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन वहां से शुरू हो जाएगी। चलो, अब फेजेस क्या क्या होते हैं? टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी और इंटरमीडिएट जो मैंने आपको बताया। और इसमें आगे फिर फर्दर फेजेस आते हैं। तो मियोसिस, मियोसिस किस में होता है? ये देखो, गलत फहमी में मत रह जाना कि मियोसिस से ये प्राइमरी बन रहा है, ये एरो यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस किस में होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में होगा। अब आगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ड्यूरेशन टाइम कितना लगता है? 45 डेज इन बुल्स लगते हैं, ठीक है साहब। अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका, मेरे को पता है अभी तक कुछ लोगों को कंफ्यूजन चल रहा होगा, ये देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वो देखोगे तो फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। सबसे पहले क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, डिप्लॉइड है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है साहब। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसमें टाइप ए टाइप बी सेल होती है। टाइप ए अपना स्टेम सेल्स का पॉपुलेशन मेंटेन करती है माइटोटिक डिवीजन से, प्लस में डिफरेंशिएट होकर वो टाइप बी में चेंज हो जाती है। और जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है, इस डायग्राम में तो सीधा ये नहीं बताया उन्होंने टाइप ए टाइप बी, ये बोल रहे हैं कि यार जो टाइप बी ही मानो आप, टाइप बी जो स्पर्मेटोगोनिया थी उसमें फर्दर माइटोसिस डिवीजन हुआ और उससे क्या क्या बना हुआ है? ये वाली सेल का नाम क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट। परफेक्ट, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो कि डिप्लॉइड है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो मियोसिस होता है, दो फेजेस में होता है। मियोसिस 1 बोलते हैं उसको, मियोसिस 2 बोलते हैं। मियोसिस 1 के अंदर ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 में होंगे, फर्स्ट में ऐसा कॉपी हो रही है उनकी। तो उसमें मियोसिस 1 के अंदर ही जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है। तो डिप्लॉइड से क्या बन जाएगा? हैप्लॉइड। अब मियोसिस हो किस में रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुआ तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या होंगी? हैप्लॉइड होंगी। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड क्या होता है? वो तो बेसिकली माइटोसिस जैसा ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या, इससे ओवरऑल एक सेल से कितनी सेल निकली? 2 सेल। और ये कितनी बनी हुई थी? ये भी 2 बनी हुई थी, तो इससे भी 2 निकली। तो ओवरऑल एक सेल से 4 सेल निकली कि नहीं निकली? यस सर। क्योंकि कंफ्यूजन होता है सर 1 से 4 के सेल, नहीं 1 से 4 नहीं है, वो जो डिप्लॉइड सेल थी उससे भी मियोसिस 1 हुआ तो 2 सेल निकलेंगे ना, हैप्लॉइड एक हैप्लॉइड। और एक हैप्लॉइड में माइटोसिस, मियोसिस सेकंड क्या होता है? माइटोसिस की तरह ही होता है, मतलब कॉपी हो जाती है उसमें। तो इस सेल से 2 सेल निकल जाएंगे यहाँ पे, ये देखो। और जो ये वाली थी इससे फिर 2 सेल निकल जाएंगी। अब तो क्वेश्चन ये है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उनसे स्पर्मेटिड कितने निकलते हैं? 4 निकलते हैं स्पर्मेटिड, इसमें क्या दिक्कत है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितनी निकलती हैं? 2 निकलती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है? प्राइमरी। ये घुमा घुमा के इधर से ही क्वेश्चन आते रहते हैं, किसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है ना, उसी का फायदा उठा लेते हैं। आता सबको है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी सी बातें हैं, लेकिन जब रिवाइज नहीं करते हैं तो ये छोटी छोटी गलती कर आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको आप ट्राई करना, इसको रिवाइज करो तो इस डायग्राम से कर लेना, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा एक बात बताओ, हम बात कर रहे थे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी वॉल में होती है, क्या मैं बोल दूं पूरी एलईडी वॉल है यहां से लेके ऑलमोस्ट यहां तक? वॉल ही तो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड, और उसके बाद स्पर्मेटोजोआ। अच्छा एक बात बताओ, ये तो समझ में आ गई, चलो हाँ सर वॉल में हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये कौन सा है जिससे माइटोसिस होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना? टाइप ए है कि टाइप बी है? टाइप बी। एक बात और बताओ, स्पर्मेटोगोनिया जो है, अगर स्पर्मेटोगोनिया से ये स्पर्मेटिड बन रहा है
ये जितना भी प्रोसेस इसके नीचे हो रहा है, ये वाला प्राइमरी से सेकेंडरी में चेंज होने वाला और फिर स्पर्मेटिड में चेंज होने वाला, इस प्रोसेस का नाम क्या बताया था? Spermatocytogenesis. Spermatogenesis. परफेक्ट। अब किसी ने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस, किसी एक ने बोला, मैंने सुना वो। अब बताओ, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये यहां से पूरा स्पर्मेटोजोआ तक अगर बन जाता है, ये है Spermatogenesis. ये स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस है, शुरू से आखिर तक जो है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। बट स्पर्मेटोजेनेसिस में कितने फेज होते हैं? 2 फेज होते हैं। पहला फेज क्या था? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या था? स्पर्मेटोगोनिया से Spermatid formation. स्पर्मेटिड। ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है ये, Spermatocytogenesis. ठीक है। और स्पर्मेटिड से ये स्पर्म दिख रहे हैं, ये इनको क्या बोल देते हैं? हम स्पर्मेटोजोआ बोल देते हैं। ये प्रोसेस क्या है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना? Spermiogenesis. परमिएशन, Spermiogenesis. स्पर्मियोजेनेसिस बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या उसको हम स्पर्मिएशन भी बोल देते हैं। स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मिएशन बोल दिया, या फिर स्पर्मियोजेनेसिस बोल दिया कि स्पर्म का जेनेसिस होना। स्पर्म किससे जेनेसिस होता है? स्पर्म का स्पर्मेटिड रिसेंट, उससे रिसेंट ऊपर क्या है? किससे हो रहा है जेनेसिस? Spermatid से। Spermatid. स्पर्मेटिड से हो रहा है। तो स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बन रहा है उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन या स्पर्मियोजेनेसिस भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई ये मत बोल देना सर हम तो ये बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया से हो रहा है। देखो आया तो वहां से ही है, मतलब फिर ये भी मत बोलो, फिर तो प्राइमोडियल जर्म सेल बोल दो, उसको भी एपीब्लास्ट बोल दो, उसको भी एंडोडर्म में ले जाओ पोस्टीरियर साइड में, वो तो बिल्कुल अलग चीज हो जाएगी। जब स्पर्मेशन की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं इससे रिसेंट क्या था, मतलब स्पर्म से रिसेंट था स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से क्या बना? स्पर्म बना। इस प्रोसेस को क्या बोला? स्पर्मिएशन या स्पर्मियोजेनेसिस। और जो स्पर्मेटोगोनिया के टाइप बी से ये सारे माइटोटिक और मियोसिस सारे सब कुछ होते हुए जो स्पर्मेटिड तक आया था, इस प्रोसेस को क्या बोला था? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और इस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को और स्पर्मिएशन को मैं मिला दूं तो वी कॉल इट स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। ये मैंने गलती से ऐसा तो नहीं बोल दिया स्पर्मेटो, ये स्पर्मेटो क्या है? ये तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। Spermatocytogenesis. तो स्पर्मेटोजेनेसिस ओवरऑल जो प्रोसेस है ये 2 फेज में होता है। एक स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जिसमें स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनता है, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है तो स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन से इन दोनों फेजेस को मिला दे तो वी कॉल इट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा एक बात और, अब क्या ऐसा होगा क्या सारी की सारी सेल बोलती है कि रुको हम एक साथ शुरू करेंगे, किसी को जल्दीबाजी नहीं है, इनके अंदर प्राइमोडियल जम या टाइप बी सेल्स 50 हैं, क्या ये सेल्स ऐसा बोलेंगे क्या रुको रुको 50 को और आने देते हैं, 100 होने के बाद जाएंगे? नहीं। अब जैसा इनका स्ट्रक्चर है, जिस स्टेज में पहुंच चुके हैं उसके बाद इनको तो आगे जाना पड़ेगा। बाकी की जो सेल्स हैं वो जब एक्टिव होंगी, जब वो डिफरेंशिएट होना स्टार्ट होंगी, तब जाके तो आएंगे ना वो। इनका इंतजार तो नहीं करेगा कोई ऐसा कि उनका इंतजार में है वो। तो इसका कॉन्सेप्ट है एक, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं आपको ये बात। 50 सेल्स हैं, 50 सेल्स हैं तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनेंगे? 50 बनेंगे। माइटोसिस तो हो रहा है 50 प्राइमरी तो 100 भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है माइटोसिस कितना हुआ है। मतलब आप मान के चलो, मतलब डिप्लॉइड के हिसाब से 50 लिख दिया मैंने। ये माइटोसिस कर करके बहुत सारी सेल बन जाती है। लगा लो 50 बार हुआ तो 100 सेल बनेगी, ठीक है। अब मैं इसलिए 100 नहीं लिखना चाह रहा था यहाँ पे, क्योंकि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं कि ओवरऑल स्टार्ट कितनी सेल्स ने किया? 50 ने यहां से किया। अब ये 50 सेल्स जो थी, अब 100 में डिवाइड हो माइटोटिक होते होते 200 में, वो एक अलग बात है। बट मैं ये मानना चाह रहा हूं जो ओरिजिनली 50 सेल्स थी वो बढ़ के उनका नंबर काफी बढ़ चुका है, और वो किस में आ चुकी हैं? एक्स नंबर बना चुकी हैं वो, कितना भी 100 200 कितना भी हो सकता है वो। ये 50 सेल जब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में है, क्या कोई सेल्स ऐसी होंगी जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी में कन्वर्ट हो चुके हैं टाइप ए से, और उनका साइकिल यहां से शुरू हो रहा है? यस सर। और कुछ ऐसी भी होंगी जो स्पर्म बनी हुई है पूरी, कुछ ऐसी होंगी जिनका और फर्दर जो ये नंबर है ये बढ़ करके ये स्पर्मेटिड बन चुके होंगे। कुछ ऐसी सेल्स हमेशा बनेंगी जो स्पर्मेटिड होंगी, कुछ ना कुछ सेल्स मिलेंगी। कुछ ऐसी सेल होंगी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगी, कुछ ऐसी सेल होंगी जो स्पर्मेटोगोनिया का टाइप बी में डिफरेंशिएट हुई होंगी, और कुछ ऐसी सेल होंगी जो अभी फर्दर माइटोसिस से टाइप ए से टाइप बी बनने वाली हैं, जो टाइप ए में ही है। टाइप ए अपनी स्टेम सेल्स का नंबर बढ़ाने के लिए माइटोसिस कर रही है।
तो जब हम साइकिल की बात करते हैं ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत पूछना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा, बट मैं ये आइडिया इसलिए दे रहा हूं, जब साइकिल्स की हम बात करते हैं ना कि 5 साइकिल में ये होता है, या इस स्पीसीज के अंदर 7 साइकिल्स में होता है, 9 साइकिल्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस चलते हैं। साइकिल क्या, वो एटलस का साइकिल चला रहे हैं क्या? साइकिल से ये बोलना चाह रहे हैं ये जो हर एक स्टेज जो इसके अंदर है, हर एक स्टेज के अंदर सेल्स हैं, हर दिन हर मूवमेंट पे कोई ना कोई स्पर्म निकलता ही जा रहा है। क्या एक स्पर्म को हम पूरा साइकिल मान लें? एक सेल थी वो जनरेट होकर एक स्पर्म बना दिया उसने, उसको एक साइकिल मान लें क्या? बहुत सारी सेल्स थी, उनको भी लेंगे, उनके जो पीछे वाली थी उनको भी लेंगे, और जो स्टार्ट हो रही थी उनको भी लेंगे। तो इनको भी निकलने दो, इनको भी, इनको भी, इनको भी, और इनके जो 3 दिन बचे हुए थे वो भी ऐड कर देंगे हम, क्योंकि हमें पूरे साइकिल के हिसाब से बात करनी है। ये साइकिल थोड़ी ना है, ये कोई साइकिल थोड़ी ना है। अगर कोई स्पर्मेटोजोआ में चेंज हुआ, हमने सिर्फ 1 दिन का प्रोसेस लगा लो, टोटल प्रोसेस में 4 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं। अब जो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना, ये 1 दिन का प्रोसेस था, और हमारे पास स्पर्म है। ये तो हमें पता है ना कि पूरे प्रोसेस में, पूरे साइकिल में कितने टाइम में बनेगा? 4 दिन के अंदर बनेगा। तो ये तो ऑलरेडी जब हमने काउंट करना स्टार्ट किया था कि आज से हम ट्राई करेंगे कि कितने स्पर्म्स बनते हैं, आज से शुरू कर दो, अरे वो हमने आज से शुरू किया है। एनिमल की बॉडी में तो इस वाली स्टेज में सेल्स मिलेंगी, और जब से आपने स्टार्ट किया तो स्पर्म्स का नंबर भी बढ़ जाएगा। और वो क्या 4 दिन बाद बढ़ेगा या 1 ही दिन बाद बढ़ जाएगा? 1 दिन बाद भी बढ़ सकता है, और वो 1 दिन भी पहले से चल रहा हो तो क्या पता प्रोसेस बोलते बोलते एक साथ में शुरू हो गया हो। आप बोलोगे सर क्या बता रहे हो, कुछ काम का तो लग नहीं रहा है। वैसे काम का इसलिए नहीं लग रहा अभी तक क्योंकि कुछ फैक्ट्स आपको याद नहीं करने पड़ रहे हैं। जब आगे जाके फैक्ट्स आएंगे ना, इस स्पीसीज में इतने साइकिल होते हैं, एक साइकिल में इतने डेज लगते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है जाके। इसलिए वो कंफ्यूजन ना हो तो वहां की बजाय यहाँ पे बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम अच्छा है उसको समझाने के लिए। तो कुछ स्पर्म्स जो है हर मूवमेंट पे वो निकलते रहते हैं। जब हम काउंट करना शुरू करते हैं, अगर ये स्पर्म निकल भी गया तो हम ये मान करके चलेंगे इसके 3 दिन हमने काउंट नहीं किए हैं, तो वो वाले भी ऐड होंगे। और उसके ऐड अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमने 3 स्टेजेस तक और वेट करना पड़ेगा। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आएगी तो टेबल पे समझ में आ जाएगी, फिर भी नहीं समझ में आए तो रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां पे क्या बोलना चाह रहा है, जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये देखो इसको जूम करके दिखा दिया, ये जो पर्पल वाला आपको पार्ट दिख रहा है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल ही है यहां से यहां तक। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल में होता है। और स्पर्मेटिड जो फाइनल जो ल्यूमन में क्या आएगा? स्पर्मेटोजोआ ल्यूमन में आ जाता है, जिसको फिर हम कहां पे लेके जाते हैं मैच्योरेशन के लिए? एपिडाइमिस एपिडाइमिस के अंदर लेके जाते हैं। अब देखो यार, ये जो वॉल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, ये जो वॉल है, तो सबसे पहली सेल कौन सी है? स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। अब स्पर्मेटोगोनियम के माइटोटिक डिवीजन से क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के क्या है? डिप्लॉइड है क्या हैप्लॉइड है? ये डिप्लॉइड। ये तो डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड है। तो प्राइमरी से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, डिप्लॉइड है क्या हैप्लॉइड है? हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड है। ये भी हैप्लॉइड है। यस सर। ये मियोसिस 1 की वजह से हुई है। यस सर। तो पूरा साइकिल कन्वर्ट करवाने के लिए तो इनमें मियोसिस 2 भी होगा ना? यस सर। अब मियोसिस 2 में क्या होता है? फिर से एक एक कॉपी और बन जाएगी इनकी। तो फाइनली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने हैप्लॉइड कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए? 4। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोल रहा हूँ। सेकेंडरी तो 2 बनाए सर, स्पर्मेटिड 2 बनाए। स्पर्मेटिड कितने बनाए टोटल? 4। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने स्पर्मेटिड कितने बना दिए? 4। एक सेल ने 2 ही तो बनाए। एक से 2 बनाए। सेकेंडरी स्पर्मेटिड ने, स्पर्मेटोसाइट्स ने कितने स्पर्मेटिड बनाए? 2 ही बनाए एक सेल ने। तो ऑब्वियसली बात एक ही की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 2 की पूछता तो वो 4 हो जाते, वो तो है ना। तो ये ट्रिक होती है। सेकेंडरी से स्पर्मेटिड कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। दोनों हैप्लॉइड हैं क्या? हाँ, दोनों ही हैप्लॉइड हैं। मियोसिस 2 किसमें हुआ है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 1 किसमें हुआ है? प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। पहली बार ऐसा कब होता है कि जब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाता है? किस फेज में होता है वो? जब प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में। तो सेकेंडरी वाला हैप्लॉइड होता है, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ था? मियोसिस माइटोसिस सर। उसमें तो मियोसिस 1 हुआ था प्राइमरी में। मियोसिस 2 किसमें होता है? सेकेंडरी में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है। उसके बाद जो मियोसिस सेकंड हो रहा था
फाइनली क्या निकलेंगे उससे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से Spermatid. ये स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड तक का जो प्रोसेस था पूरा, इसको क्या बोलते हैं? Spermatocytogenesis. और स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। या आपका एग्जाम में आपको दिखेगा कि आप बता दो जो स्पर्म इएशन है, प्रोसेस के लिए लगा देते हैं ना, स्पर्म का जो फॉर्मेशन का जो मेथड है, जो स्पर्मिएशन है। Spermation is different things. बॉल से ल्यूमन में आएगा तब स्पर्मिएशन बोलते हैं। हाँ, वोल से जो Yes, sir. ल्यूमन में आ रहा है उसको स्पर्मिएशन, Spermiation. ऐसा नहीं बोलते कि वोल से ल्यूमन में आएगा तो स्पर्मिएशन बोलेंगे। स्पर्मिएशन को जब अगर हमें डेफिनेशन देनी है तो मतलब उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन चेंज हो रही है उस बेसिस पे नहीं बोल रहे हैं। जो स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है, उसके अंदर क्या टेल भी तो ऐड हो जाती है ना। ये देखो, नहीं समझ में आई बात, आ जाओ। ये स्पर्मेटिड दिख रहे हैं आपको? यस सर। इनमें टेल दिख रही है किधर? सर नहीं सर। ये क्या है? विद टेल। Spermatozoa. फॉर्म्स बन चुके हैं ना, स्पर्मेटोजोआ बोल देते हैं इनको। Hmm. तो इनमें टेल दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. कहां से आई है? ये प्रोसेस से आई। क्या नाम है प्रोसेस का? Spermiogenesis. स्पर्मियोजेनेसिस बोल दीजिए, आप स्पर्मिएशन बोल दीजिए। वो एक अलग बात है, ये वाले ल्यूमन में आएंगे ऑब्वियसली, वो ल्यूमन में आ रहे हैं वो एक अलग बात है। सर एक्चुअली क्या होता है, जो ये स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस है ना, इसमें स्ट्रक्चरल चेंज आ जाती है, टेल ऐड हो जाती है स्पर्मेटोजोआ को, बट दैट स्टिल रिमेन्स अटैच्ड टू द सर्टोली सेल्स। उसके बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH एंड FSH वो उसमें Yes. थोड़ी सी चेंज लाते हैं हेड में एक्वस रीजन में, उसकी वजह से वो रिलीज हो जाता है वहां से। दैट रिलीज इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। यस यस यस। तो इसमें लेकिन ये बोलना कि आप वोल से सीधा ल्यूमन में निकाल करके लेके आ रहे हैं उसको स्पर्मिएशन ये बोलते हैं। इसके अंदर जो आपने बताया ना अभी चेंजेस जो हो रहे हैं, एक्रोजोम आ गया सर, टेल आ गया, उसमें मॉडिफिकेशन Yes, sir. वो हो गया, तो वो वाले चेंजेस के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे बजाय कि ये बोलने में कि वोल से सीधा ल्यूमन के अंदर आ गया है। वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो जाएगी। जो आपने बोला ना ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो रही है अभी, वोल से ल्यूमन में भी आ रहा है प्लस में मॉडिफिकेशन भी हो रही है, टेल भी ऐड हो रही है, तो सारे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? स्पर्मियोजेनेसिस Spermiation. बोलेंगे या स्पर्मिएशन बोलेंगे। ठीक है जी, ओके। सर अगर आपकी बात भी ऑप्शन रख दी में आपने। सर अगर ऑप्शन में स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन होगा तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन होगा तो Yes, sir. तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा एक बार। आप ये बोलना चाह रहे हैं जो स्पर्मिएशन है और स्पर्मियोजेनेसिस है इसमें सर थोड़ा डिफरेंस है, एक का मतलब ल्यूमन में आना होता है और दूसरे का मतलब मॉडिफिकेशन हो रहा है, टेल ऐड हो रहा है, ऐसा है क्या? Yes, sir. यस सर। कि कौन सा Yes, sir. प्रोसेस क्या होता है? सर बोलो तो नहीं, बोलो, Spermiogenesis इतने डिटेल में जा रहे हो तो बताओ फिर। अच्छी बात हाँ है। सर, थोड़ा सा वो तो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा ना, कि अगर खाली उसने वर्ड मैच्योरेशन रखा है तो तब हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देंगे, लेकिन अगर उसने बोला रिलीज इन द ल्यूमन तो उस टाइम पे हम स्पर्मिएशन लिखेंगे। वेरी गुड। तो बिल्कुल परफेक्ट यही बात है जो आप लोगों ने बोली है। तो अब इसमें कोई डाउट तो नहीं बचा है? मेरे को No, sir. स्पर्मियोजेनेसिस वाला मैं समझ गया था आप बोलना चाह रहे हैं, तो ठीक है। अब ये इनके बीच का भी क्लियर हो गया। मैं बताना नहीं चाह रहा था, मैंने कहा छोड़ो इतना क्यों बताना है, बट स्पर्मिएशन स्पर्मियोजेनेसिस तो बोल रहा था मैं, स्पर्मिएशन बोल रहा था, स्पर्मियोजेनेसिस बोल रहा था बच्चा बार बार। मैंने कहा ठीक है चलने देते हैं, इतना ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है इनके अंदर। बट अगर स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस में भी थोड़ा सा हमें डिफरेंस बताना है तो समझ में आ गई बात जो ये बोल रहे थे? यस सर। क्या क्या डिफरेंस है? ठीक है, दोनों को एक साथ भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है। सर, उन्होंने आप बताया प्लीज इनका जो उसके डिफरेंस ऊपर है डिपेंड कर रहा है। वो सिर्फ ल्यूमन की बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पे पूछ रहा है कि प्रोसेस क्या है, तो ऑब्वियसली फिर तो वही बनेगा आंसर उसका। अगर वो पूछ सर, रहा आप है प्लीज एक बार ये जो डिफरेंस है ये रिपीट कीजिए, क्योंकि जो बाकी आंसर्स बोले थे ना वो वॉइस क्लियर नहीं थी, तो वो पूरा समझ नहीं आया। ठीक है। तो अब फाइनली मेरे को ये बताओ स्पर्मिएशन क्या होता है? जब मैच्योर स्पर्मेटोजोआ ल्यूमन में आ जाते हैं वॉल से, स्पर्मिएशन हुआ वो। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? Maturation of spermatids. अब देखो यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, मेरे को पता है कोई इसको उल्टा समझ जाएगा। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जेनेसिस किसी चीज का होता है तो क्या होता है? फॉर्मेशन वोल से ल्यूमन में आना तो जेनेसिस नहीं हुआ, फॉर्मेशन Modification. है ना? उसका कोई चीज जनरेट कर रहे हैं, मतलब कुछ होना चाहिए, किसी चीज में डिफरेंस आ रहा है, स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस आ रहा है, दैट इज जेनेसिस। और जो ल्यूमन से वोल से ल्यूमन के अंदर वो आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम? खाली Spermiation. परमिएशन उसको बोल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जेनेसिस वर्ड में जब यूज करूंगा तो क्या बोल सकता हूं कि खाली वोल से ल्यूमन में आ गया बस जेनेसिस, उससे जनरेट नहीं हुआ है कुछ, बस वो आया है।
उसको हमने स्पर्मिएशन बोल दिया। यूजुअली इसको बहुत जगह एक चीज बोल के समझा देते हैं जब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना होता, क्योंकि एंड्रोलॉजी इतना आता नहीं है, तो वो थोड़ा हम सोच रहे थे कि चलो करा देते हैं इसके अंदर ही, बट आप लोगों ने बता दिया डिफरेंस यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो नाइस। तो स्पर्मियोजेनेसिस कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जो चेंज हो रहा है। और स्पर्मिएशन जो बोल रहे हैं वो तो एक प्रोसेस है, बस वोल्ट से उसमें आ गया। तो सॉरी उस चीज के लिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, ठीक है। अभी क्लियर हो गया होगा सबका? अभी तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? सब क्लियर है? ठीक है, कुछ मेरा भी क्लियर हो गया, ठीक है, मैंने ऐड नहीं किया था। चलो, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस ये अपना क्लियर हो गया सारा। की चेंजेस क्या क्या है? कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो रहता है, मतलब जो भी डीएनए मटेरियल है उसका कंडेंसेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ टेल और फ्लैजिलम, जो टेल है, फ्लैजिलम है, वो इसमें ऐड हो जाएगी। किस में ऐड होती है वो? स्पर्मेटिड में ऐड होकर के क्या बन जाता है फाइनली? स्पर्मेटोजोआ। चलिए साहब, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोमल जो कैप है वो भी एड अप हो जाती है इसके अंदर। ये सारे मॉडिफिकेशन हम देख रहे हैं, ठीक है। फेजेस क्या क्या होते हैं? गोल्जी फेज होता है, फिर कैप फेज होता है, फिर एक्रोजोमल फेज होता है, और फाइनली फिर क्या हो जाता है? इसका मैच्योरेशन भी हो जाता है। बट पूरा मैच्योरेशन का जो काम होता है वो कहां पे होगा? एपिडर्मिस में। स्टोरेज कहां पे होता है इनका जाकर के? एपिडर्मिस के अंदर होता है। और मैच्योरेशन क्यों बोल रहे हैं वहां पे? मैच्योरेशन कैसे होगा उसका? क्या चीज आ जाती है उसमें ऐसी अलग? मोटिलिटी। जो टेल है उसके अंदर मोटिलिटी ज्यादा आ जाती है, ठीक है साहब। नाइस यार, देखो बड़ा अच्छा लगता है, कोई स्टूडेंट ऐसे बोल के बता देते हैं ना कुछ चीज, एक दो चीज और एड अप हो जाती है, तो मतलब मजा आ जाता है लेक्चर में। मतलब ये होता है प्रोडक्टिव लेक्चर, वाह। चलो, ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। ये सिर्फ आपको टाइमिंग याद करना है, मैं क्या बता सकता हूँ इसमें, 50-60 डेज है, जो भी है आप याद कर लीजिए। साइकिल ऑफ सेमिनिफेरस एपिथेलियम 4 to 5 साइकिल्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। 4 to 5 साइकिल होते हैं अलग अलग स्पीसीज के। ये जो साइकिल्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं कि ये 9 साइकिल्स के अंदर कंप्लीट होगा, ठीक है। एक साइकिल कितने दिन का होता है वो आप देख सकते हैं, तो उस हिसाब से उनके डेज में निकल जाते हैं। चलो, डेफिनेशन क्या यही है बस, वो रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ इनटू सेमिनिफेरस, जो आप बोल रहे थे ना स्पर्मिएशन वाला, बिल्कुल ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। जब हम स्पर्मियोजेनेसिस की बात करेंगे तो वो क्या होगा? वो टैल वाला पोर्शन जो ऐड हो रहा है उसको स्पर्मियोजेनेसिस हमने बोल दिया, ठीक है। वेरी गुड जी। चलिए, प्रोसेस में इलोंगेटेड स्पर्मेटिड एक्सट्रूडेड इनटू ल्यूमन, ठीक है, यही तो हो रहा है बस। जो स्पर्मेटिड है वो एक्सट्रूड हो जाते हैं, ल्यूमन में एक्सट्रूड हो जाते हैं आकर के। साइटोप्लाज्मिक स्टॉक फॉर्म्स लीडिंग टू प्रोक्सिमल ड्रॉपलेट, रेजिडुअल बॉडीज रिमूव्ड बाय सर्टोली सेल्स। जो रेजिडुअल बॉडी इनके अंदर होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है उनके साथ क्या अटैच हो जाती है आके? सर्टोली सेल हो जाते हैं। दिखाया नहीं शायद मैंने, डायग्राम में दिखा देता हूं एक बार, नहीं तो सोचोगे कुछ ही बोल देते सर। ये इस डायग्राम में है क्या? हाँ, ये देखो, ये स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के साथ जो ये सेल है यहाँ पे जो इसको नरिश कर रही है वो क्या है? सर्टोली सेल्स है। तो सर्टोली सेल इनको नरिश करती है। सर्टोली सेल का ट्यूमर हो जाएगा तो क्या होगा? उससे नरिश करने वाले सेल्स की अमाउंट बढ़ जाएगी, और नरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा। स्पर्म में तो छोड़ दो, किसी स्पीसीज को भी प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन मिलेगा तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये नेचुरल सी बात होती है। चलो, की चीजें हमने देख ली हैं, ये टाइमिंग आपको याद करना है। सर ये एक साइकिल को 50 to 60 डेज लगते हैं? नहीं, एक साइकिल को 50 to 60 डेज नहीं लगते हैं। एक साइकिल को 4 डेज के आसपास, वो डिपेंड करता है स्पीसीज कौन सी है। किसी में 7 to 9 डेज लगते हैं, किसी में 6 डेज लगते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स अलग अलग होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे उस हिसाब से फिर उनके डेज भी बढ़ जाएंगे, वो ज्यादा दिन बन जाएंगे। तो 50-60 दिन फिर पिछला टेबल क्या था 50 to 60 वाला? वो तो डेज का था ना, कितना टाइम लगेगा सारे साइकिल्स को कंप्लीट होने में, कितना टाइम लगेगा, सारे साइकिल्स को काउंट करके वो बताते हैं, ठीक है। क्लियर है? नहीं क्लियर सर? तो सारे साइकिल मतलब? ये देखो, ये साइकिल्स का ड्यूरेशन दिखाया गया है बोर्स में, रैम में, हॉर्स में, बुल में। ये टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इतने होते हैं, और फिर ये यहाँ पे बता रहे हैं डेज, नंबर ऑफ डेज कितने लग जाएंगे। जो मैं कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा था आपको चिल्ला चिल्ला कितनी देर से, यहाँ पे मैंने पूरा टाइम लगाया था कि एक स्पर्म ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही होगा, वो यहाँ पे भी होते हैं, 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 हर एक स्टेज के ऊपर स्पर्म होते हैं। तो हम अगर ये स्टार्ट करते हैं कि आज से हम स्पर्म काउंट शुरू करेंगे, तो इसका मतलब तो जो इस स्टेज में थे स्पर्म, वो वाले भी स्टेज में हमें अब क्या बताया, 1 घंटे में स्पर्म
बन के आ जाए, ल्यूमन के अंदर आ जाए 1 घंटे के अंदर ही। हम तो सोच रहे थे कि 4 दिन बाद आएगा, बट वो तो पहले ही आ चुका है। तो उसको हम काउंट करने के लिए नंबर ऑफ साइकिल जो है उस हिसाब से ऐड कर लेते हैं, हर एक स्टेजेस पे कंक्लूड करके कि हर एक स्टेज के ऊपर सेल होगी और उसमें इतना टाइम लग रहा है, तो उस बेसिस पे हम साइकिल्स को काउंट कर लेते हैं उसमें। बस फिलहाल के लिए इतना याद कर लो यार, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों का ज्यादा इसमें डिटेल में जाने का फायदा नहीं है, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा ऐसे तो। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये बच्चों वाली बात है, कुछ इतनी बड़ी बात है नहीं इसमें। एक्रोजोमल कैप, एक्रोजोम के ऊपर क्या होती है? एक्रोजोमल कैप होती है। न्यूक्लियस, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। फिर ये यहाँ पे आ जाता है नेक पे, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। फिर ये माइटोकॉन्ड्रियाज हैं। उसके बाद ये डेंस फाइबर आपको दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। और इनके अंदर क्या है? एक्सोनीम है। जो क्या होती है एक्सोनीम? इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलती हैं। 2 ट्यूब्यूल्स के अंदर फर्दर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें मिलती है। कोई पूछे तो कितनी मिलती है? 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलती हैं, ठीक है। बट इतना याद करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है किसी स्पीसीज में 10 मिलती हो, लेकिन फिर भी एक 9 का आंकड़ा याद देख सकते हैं आप, ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद क्या है? ये टेल है। टेल वाले पोर्शन को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से 3 पार्ट में डिवाइड किया है? ये देखो, 2 ही पार्ट है वैसे तो, सही है, क्योंकि वो मिड पीस आ जाता है, लेकिन मिड पीस को भी हम किस में मान रहे हैं? टेल के अंदर मान रहे हैं। तो टेल में मिड पीस, प्रिंसिपल पीस और टर्मिनल पीस। ये टर्मिनल पीस हुआ, ये प्रिंसिपल पीस हुआ, क्योंकि मेन तो यही है यहां से यहां तक। उसके बाद ये मिड पीस आ जाता है और ये फर्दर हेड है। तो बेसिकली हमने हेड और ये जो मिड पीस और हेड के बीच का पोर्शन है, इसको हम क्या बोल देते हैं? नेक। ठीक, मतलब कुछ इतना इंपॉर्टेंट सर नहीं जो है। लास्ट वाली स्लाइड थी ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। वो जब बोल रहे हैं ना वो 50 to 60 डेज, वो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स, वो सर हमारे पास वो डेफिनेट साइकिल्स होते हैं कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे? उस पे बाद में बात करते हैं, अभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि पूरा फिर लेक्चर वैसा हो जाएगा। लास्ट में बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ये वही फैक्टर देख रहे हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट करेंगे। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि इरिटेशन हुआ, हाइपरथर्मिया हुआ, हाइपोथर्मिया हुआ, लाइट की वजह से भी इफेक्ट हो सकता है, लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से भी स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्ट हो सकता है। मतलब फिजिकली जो भी हार्म कर सकते हैं एनिमल को, वो स्पर्मेटोजेनेसिस को भी हार्म कर सकते हैं, सीधी सी बात है। अब लाइट के बारे में थोड़ी सी बातें हो जाती हैं ऐसे कि अगर आप नेचुरल डे लाइट में ज्यादा रखते हैं एनिमल को, तो प्रोडक्शन स्पर्म्स का ज्यादा हो जाता है। अभी मेरे को पता है किसी को लग रहा होगा सर वो ट्रॉपिकल वाला बताया था, ट्रॉपिकल में गर्मी में तो कम हो रहा था, प्यूबर्टी भी, तो स्पर्म प्रोडक्शन भी कम होना चाहिए। देखो, गर्मी में, हीट में, बहुत ज्यादा हीट में और लाइट होने में, ये 2 अलग चीजें होती हैं। इनको एक चीजों में मत लिया करो कि लाइट आ रही है तो गर्मी भी तो है सर, लाइट आ रही नहीं, लाइट तो मेरे यहाँ पे भी आ रही है लाइट, ठीक है, ये ऑन कर रखी है लाइट, तो यहाँ पे भी आ रही है, बट हीट नहीं आ रही है मेरे पास, है ना। तो हीट में और लाइट में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, जो लाइट होती है, डे लाइट में जितना ज्यादा एनिमल रहता है, तो उसमें क्या, उसमें स्पर्म प्रोडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। बट अगर आप रात को भी उसको रखोगे तो फिर वो बायोलॉजिकल रिदम उसका आप खराब कर रहे हो, उसके साथ खेल रहे हो, तो उसकी वजह से क्या, स्पर्म प्रोडक्शन कम भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि लाइट का क्वेश्चन आपको किस वे में आपसे वो पूछते हैं, तो उस वे में आपको आंसर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे केमिकल फैक्टर्स दिए हुए हैं, कंफ्यूजन होगा, इसमें कंफ्यूजन बनता है आगे जाकर के, तो थोड़ा प्लीज ध्यान रखना है इसका। ये जेनेटिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वाले, सॉरी जेनेटिकल फैक्टर नहीं है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, सॉरी, ये नहीं, ये जेनेटिकल फैक्टर नहीं है, सॉरी, मेरे को लगा वो दूसरा चल रहा है। केमिकल फैक्टर्स हैं, सिंपल कुछ नहीं है। एंटी स्पर्मेटोजेनिक जो भी ड्रग होगी उससे कम हो जाएगा, एल्केलाइटिंग एजेंट होते हैं उससे कम हो जाएगा। कोई क्वेश्चन इससे पूछे कि एल्केलाइटिंग एजेंट का क्या रहता है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल सकते हो आप कि ये सर जो डीएनए है, उस डीएनए के साथ, उस जेनेटिक मटेरियल के साथ जाकर के क्या करता है, उसको डिस्टरप्ट कर देता है जेनेटिक मटेरियल को। एल्केलाइटिंग एजेंट जो होते हैं इनका ये काम रहता है, बस इतना बहुत है इनके लिए। या फिर ऑर्गेनोक्लोराइड, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है, ये केमिकल फैक्टर्स हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को इफेक्ट करते हैं। कोई भी केमिकल जो इफेक्ट करेगा, मतलब इफेक्ट कर रहा है, कोई भी फिजिकल फैक्टर ऐसा है जो एनिमल की पूरी बॉडी को परेशान कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्पर्मेटोजेनेसिस में भी क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। न्यूट्रिशनल फैक्टर में ठीक है, लो हाई प्लेन ऑफ न्यूट्रिशन, ज्यादा न्यूट्रिशन है तो प्रॉब्लम है, कम न्यूट्रिशन है तो प्रॉब्लम है। हाइपोविटामिनोसिस ए ई, अगर विटामिन ए कम है, विटामिन ई कम है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब बहुत ही जनरल सी बातें, ऐसा कुछ है नहीं स्पेसिफिक पॉइंट इसमें। एक्सोजीनस स्टेरॉइड्स अगर आप लेते हैं जो बॉडी में नहीं बन रहे हैं, आप बाहर से कुछ ड्रग्स ऐसे ले रहे हैं जो स्टेरॉइड्स है जिनका नेचर, तो उसकी वजह से भी स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाता है। हाँ, फैक्टर अफेक्टिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ इसमें था ये, मुझे लगा ये वाली स्लाइड चल रही है। जेनेटिक फैक्टर्स, इनकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस बिल्कुल डिपेंड करेगा। जेनेटिक फैक्टर कौन से होते हैं, आपका
हेरिडिटरी डिफेक्ट जो होते हैं, ठीक है। हेरिडिटरी डिफेक्ट क्या है, डिपेंड करता है कि कोई हेरिडिटरी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसमें बैलेंस ही ये हार्मोनी इम्बैलेंस हो जाए। इनब्रीडिंग, सबको पता है इनब्रीडिंग क्या होती है। जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर अगर हम ब्रीडिंग कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग बोल देते हैं उसको। क्या प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से, जो भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्या, कौन सा डिप्रेशन बताया आपने? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हाँ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन उसको बोल देते हैं। तो किस वजह से होता है, जो क्लोजिस, जो वैसे चलो बात चल गई तो थोड़ा सा मैंने कहा बता देते हैं। जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होते हैं ना, वो एक ही फैमिली से होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल भी एक जैसा होता है। मतलब उनके जेनेटिक में जो रिसेसिव ट्रेट है, अगर एक एनिमल में है तो दूसरे में होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि पूरा डीएनए मटेरियल तो एक ही फैमिली का चल रहा है। तो उस पर्टिकुलर ट्रेट के अंदर ही उसमें रिसेसिव मिलेगा, और उस पर्टिकुलर ट्रेट के अंदर ही उसमें भी रिसेसिव मिलेगा। 100% नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, बट चांसेस आर मोर इन क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स। और जब वो दोनों मैटिंग करेंगे तो जो रिसेसिव वाला पर्टिकुलर इस ट्रेट पे था और इस पे भी रिसेसिव वाला था, तो दोनों के दोनों रिसेसिव आके मिल जाएंगे, और चांसेस है कि जो प्रोजेनी है उसमें क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। एक थोड़ा सा लोकल उसमें बता दिया, एक आइडिया रहे आपको। साइटोजेनेटिक डिस्टर्बेंसेस, कोई भी सेल के अंदर जेनेटिक डिस्टर्बेंस हो रही है तो ऑब्वियसली उसके अंदर तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर आ रहे हैं, हेरिडिटरी इफेक्ट हो, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट इनब्रीडिंग और साइटोजेनेटिक डिस्टर्बेंसेस। हाइब्रिडाइजेशन, ऑब्वियसली हाइब्रिड तैयार कर रहे हैं तो वो उसकी वजह से अगर स्पर्मेटोजेनेसिस बिल्कुल डिपेंड करेगा उस पर कैसा होगा। और फ्री मार्टिनिज्म, फ्री मार्टिनिज्म तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही क्या है, ये तो प्रॉब्लम ही जेनेटिकल, ये मतलब जेनेटिकल इस सेंस में बोल रहे हैं इसको, क्योंकि दोनों ट्विन मदर में रहते हैं और मदर के ट्विन हुए हैं तो बस उसको जेनेटिक बोल दिया, इसको जेनेटिक उसमें मान लेते हैं, क्योंकि पैथोलॉजिकल भी नहीं बोल सकते ना उसमें। क्या होता है फ्री मार्टिनिज्म? ट्विन फिर मेल के साथ एक फीमेल फीमेल, और मेल जब साथ में मेल पैदा तो होता है, ब्लड फर्टाइल है, जाएगा और वो फीमेल इनफर्टाइल पैदा होती है। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही एक साथ डेवलप हो रहा है। डेवलप हो रहे हैं, तो मेल के जो हार्मोन्स रहते हैं वो ब्लड के थ्रू जाकर के फीमेल में भी चले जाते हैं, और वो फीमेल में चले जाते हैं तो फीमेल की जो मुलेरियन डक्ट होती है उसको अच्छे से डेवलप नहीं होने देते हैं, प्लस में जो वोल्फियन डक्ट थी उसको थोड़ा सा डेवलप करा देते हैं। तो फीमेल के अंदर क्या, मेल वाले पार्ट्स भी मिल जाते हैं और फीमेल वाले पार्ट सही से नहीं मिलते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। तो बेसिकली वो दोनों ट्विन हो रहे हैं वो एक अलग बात है, बट जो भी था इसको हम मान रहे हैं जेनेटिक में, समझ रहे हो, क्योंकि पैथोलॉजिकल नहीं बोल सकते ना उसको, कोई ऐसा एनवायरमेंटल कुछ ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सी चीजें ऐसी रहती है जो ना तो उधर की ना इधर की, तो थोड़ा वो समझना पड़ता है खुद से। और किसी के पास लॉजिक हो इसका कि प्रॉपर हाँ 100% जेनेटिक है तो बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐड ही करके चलेंगे लेक्चर में। पैथोलॉजिकल इफेक्ट, टेस्टिकुलर हाइपोप्लाजिया, बोलो कि सर ये क्या, ये तो जेनेटिकल होता है, जेनेटिकली होता है मान ली मैंने बात, बट क्या पैथोलॉजिकल नहीं हो सकता? क्या हो सकता है। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ये जो डिसेंट, अगर इनएबिलिटी टू डिसेंट टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमिनल टू स्क्रोटम, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बोल देते हैं, ठीक है साहब। अब ये क्या जेनेटिकली ही होगा क्या? बस ये जेनेटिकल अगर प्रॉब्लम है, गुबरना कुलम लिगामेंट नहीं मिला, या एब्डोमिनल प्रेशर तो चलो सब में ही होता है, या इनग्वाइनल कैनाल ही बंद होगी, हाँ जेनेटिकल होने के चांसेस हैं, ठीक है। बट क्या सिर्फ जेनेटिकल ही होगा क्या? ये नहीं, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है इनग्वाइनल कैनाल में इन्फेक्शन की वजह से बंद हो गया, वो कोई कारण हो गया उसका, है ना, तो वो भी हो सकता है। मतलब ये फ्लेक्सिबल क्यों हो रहा हूं मैं यहाँ पे बताऊंगा बाद में आपको, ठीक है। इम्परफेक्ट टेस्टिकुलर डिसेंट, तो ये तो वही बात है। हर्निया, हर्निया यूजुअली क्या जेनेटिक कॉन्जेनाइटल तो होता ही है, बट ये भी हो सकता है, चलो इंजरी की वजह से भी हो सकता है, इंजरी की वजह से वो भी हो सकता है, मतलब लेकिन कॉन्जेनाइटल भी होता है, इंजरी की वजह से भी हो सकता है। अब एक्वायर्ड में क्या बोल रहा है, टेस्टिकुलर डीजनरेशन। अब डीजनरेशन ही बोल रहे हैं, वर्ड से पता लग रहा है, मतलब सब कुछ जनरेट हो रखा था अच्छे, उसके बाद उसका डीजनरेशन होना स्टार्ट हुआ है, जो सब कुछ नॉर्मल था वो था, उसके बाद उसका डीजनरेशन होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है साहब। एजिंग की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो भी देख लेंगे। अब इसका आंसर कौन बताएगा? प्यूबर्टी इन बुल इज रीच्ड व्हेन द फर्स्ट इजैक्यूलेट कंटेन एटलीस्ट, मेरे को नहीं पता इसका आंसर, लिटरली बताओ। डी 500 मुझे, एक बोल रहे बी, एक बोल रहे सी। 500 with 50% मोर्टिलिटी बी आ जाएगा इसमें। 50 मिलियन क्या नहीं 500 है, मैंने कल ही पढ़ा है। सेकंड सेकंड है भी क्यों रास 500 मिलियन स्पर्म्स विद 50% 50% मोर्टिलिटी।
ठीक है, क्योंकि उसमें देखो यार 70% मोटिलिटी 10% 50 मतलब प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैच्योरिटी की बात नहीं कर रहे। वैसे ये भी थोड़ा ध्यान रखना, प्यूबर्टी ने बोली इज रेज्ड, मैच्योरिटी की बात नहीं कर रहे। puberty. थोड़ा सा फर्क है ना यार। देखो मैंने क्या हाँ बोला था, सर, डी फुल्ली डे कैपेसिटी डी पे जो इजैकुलेटेड वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, बस इसको ध्यान में रखना। प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कल आंसर लेके आना इसका मेरे पास। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ यार। विच फॉलोइंग एनिमल स्पीसीज पोसेस हाईएस्ट स्पर्म कंसंट्रेशन इन सीमन? बताओ। रैम 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 तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा फिर? पता नहीं है मुझे भी, कल बात करेंगे, बच्चे ढूंढ के लेके आएंगे आंसर। नेट पे देखा था सर, सी। नहीं एक्चुअली नेट पे क्या है ना, नेट पे तो इसका भी आंसर बोर बता दिया था उन्होंने नेट पे, लिटरली। मतलब नॉर्मली इजैकुलेटेड वॉल्यूम तो रैम ज्यादा आएगा होता है सर, बोर के अंदर, वो बच्चों को तो कंसंट्रेशन नहीं किस में पता। ज्यादा बोल रहे हैं। रैम आएगा सर। मतलब नेट वाली सारी बातें सच्ची नहीं होती है, सारे डोल सामने नहीं होते उसके। तुम ऑथेंटिक सोर्स से बोल के अपना गलत भी हो जाता है तो हम केस वेस कर सकते हैं कि उसकी वजह से गलत हुआ। सारे गूगल पे भरोसा मत किया करो। मैं आपको बता रहा हूँ 25% जानकारियां झूठी मिलेंगी वहां पे। चलो क्या है इसका आंसर? रैम। रैम रैम 25,000 मिलियन। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज शॉर्ट डे ब्रीडर? शॉर्ट डे ब्रीडर क्या होता है पहले तो ये बता दो। शॉर्ट डे और लॉन्ग डे में क्या डिफरेंस होता है, फिर आंसर वो देना। मेलाटोनिन का मसला है। मेलेटोनिन डिपेंड ऑन मेलेटोनिन। और सर ये ना विंटर सीजन मतलब लाइट की वो कम चाहिए, विंटर सीजन चाहिए ब्रीडिंग के लिए। शॉर्ट डे ब्रीडर हाँ वही, इसमें विंटर्स में क्या होता सर्दियों है, में डे कुछ कम होती हाँ यस सर, सर्दियों में छोटे दिन डिपेंड। होते हैं ना, सूर्य जल्दी चला जाता है नीचे, ऐसा। और शॉर्ट डे। यस सर, शीप में होता है ना शायद, शॉर्ट पे। सिर्फ हाँ सर, सर मेलेटोनिन शीप रिलेटेड। में होता है गेस। मेलेटोनिन डिपेंडेंट ऑन मेलेटोनिन। सर। असल में क्या होता है जो शॉर्ट या लॉन्ग, जब लंबा दिन होगा कि छोटा दिन होगा? शॉर्ट डे होगा सर जब। छोटे सर। शॉर्ट डे पे निकलेगा मेलानिन। शॉर्ट डे में सर ज्यादा होगा मेलेटोनिन। ज्यादा नहीं। नाइट नाइट अगर ज्यादा होगा मेलाटोनिन नाइट में सिक्रेट होता है। शॉर्ट डे में नाइट निकलेगा सर ज्यादा। सर आप ही बता दीजिए असली। मैं ही कंफ्यूज कर दिया तुम लोग। ये सारी चीजें बता दी आप लोगों ने, मैं ही कंफ्यूज हो गया यार। इसको भी देख के आना पड़ेगा। तुमने मेरे को ही कंफ्यूज कर दिया, क्या क्या बोल रहे हो ना जाने यार। सर ऐसा कुछ लिख जो रहे थे बच्चों को कि तुम्हारी पहले बात को मैं कि मना नहीं कर आई सकता हूँ। आईज से कुछ मतलब सिक्रीशन इंक्रीज होता है कि मतलब आई में कितना लाइट जाएगा सर बेस नहीं, उसमें बेसिकली सर दिन में तो ठीक है, दिन में जितनी मतलब डे लाइट में मेलाटोनिन का इफेक्ट अच्छा रहता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन रात को एक्चुअली ब्लू लाइट में ना उसकी वजह से जो रिफ्लेक्ट जाता है इसका आई से ना पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपोथैलेमस में, जिससे हमारी ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो इफेक्ट हो जाती है, सर्केडियन जिससे रिदम। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों का लेवल कम हो जाता है। बिल्कुल सही तो बात है जो वो, उसमें बिल्कुल सही बात तो है। लेकिन इसका कुछ स्पीसीज तो ऐसी होती हैं उसके बाद भी वो करती हैं रिप्रोडक्शन उस वाले सीजन में। लॉन्ग डे शॉर्ट डे तभी तो बोलते हैं ना। सही बात है, मतलब कॉन्सेप्ट ठीक है आपका। अब ये बताओ इसका आंसर क्या जा रहा है? पहले शॉर्ट डे ब्रीडर को तो बाद में देखेंगे। शिप सर, शिप शिप सर शॉर्ट मतलब हुआ इसका, शॉर्ट मतलब सा क्या हुआ कंफर्म इसका? विच ऑफ द शॉर्ट फॉलोइंग है। स्पीसीज शॉर्ट डे ब्रीडर, मतलब क्या हुआ इस बात का? शॉर्ट डे ब्रीडर मतलब सर्दियों में जो ब्रीडिंग करते हैं। अभी हमने पीछे शॉर्ट पढ़ा डे ना का मतलब शीप डेज एंड होता है। तो डेज फैलो छोटे में होते सबसे हैं तभी ज्यादा ब्रीड करती हीट हैं। स्ट्रेस का चांस होता है, तो शीप सर्दियों में करती है ब्रीड। ठीक है, शीप सर्दियों में करती है, ठीक है। अब इसका कोई कॉन्सेप्ट बता सकता है क्यों सर करती होगी सर्दियों सर में इसका ब्रीड? कॉन्सेप्ट सिंपल ये शॉर्ट ब्रीडर्स में क्या होता है, जब नाइट आवर्स इंक्रीज हो जाता है तो मेलाटोनिन ज्यादा सीक्रेट होता है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो जो मेलाटोनिन सीक्रेट होता है उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है ओवेरियन साइकिल पे, सॉरी पॉजिटिव साइकिल होता है, उसको पॉजिटिव इफेक्ट होता है ओवेरियन साइकिल पे, तो इनमें एस्ट्रो जल्दी आता है। इंस्टेड ऑफ मेयर वहां पर उल्टा हो जाता है। हीट स्ट्रेस कम होता है। एक तो बात उसको बताओ वैसे, मतलब मैं कॉमन सेंस का, साइंटिफिक आंसर नहीं, मतलब कॉमन सेंस वाला आंसर दो मेरे को, कोई कॉमन सेंस वाला आंसर है तो। सर शॉर्ट डे का मतलब हुआ सर कि एक टाइम पीरियड से कम अगर होगा तो वो सॉल्ट होगा। सर अगर दूसरी स्पीसीज से कंपेयर करें तो हो सकता है कोई सॉल्ट किसी लॉन्ग डे ब्रीडर से भी उसका टाइम ज्यादा हो। यार देखो सीधी एग्जाम्पल। बात मेरे को जो समझ में आ रही है, शॉर्ट मतलब छोटा दिन, सर्दियों में छोटे दिन होते हैं। हम तो हाँ ऐसे, सर। है ना। गर्मियों में बड़े दिन होते हैं, सूर्य 8-9 बजे तक, 8 बजे तक रहता है, अभी 5 बजे चला जाता है, मतलब शॉर्ट डे हो गया, वो लॉन्ग डे हो गया। यही बात है ना, सीधी सीधी सी। अब शिप है लगा लो, मतलब कॉमन सेंस से आंसर निकालने की ट्राई कर रहा हूं मैं तो। शिप का आंसर मेरे को याद रखना हमेशा के लिए, शॉर्ट डे ब्रीडर। शॉर्ट डे का मतलब विंटर का टाइम है सर एज उसके पर ऊपर, शॉर्ट एज पर शीप, बात खत्म। है ना, बस बात खत्म होगी। और इसमें और थोड़ा सा बात ऐड करनी हो तो हीट स्ट्रेस कम होता है वहां पे।
अरे यार वूल होती है उसकी बॉडी पे, ठंड नहीं लगती उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझ लो। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट टू स्पर्मेटिड। Spermatocytogenesis. Cytogenesis. स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और यहां पे आता स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ। Spermiogenesis. Spermiogenesis. यहां पे आता कि जो स्पर्मेटिड है वो वोल से ल्यूमन में जा रहा है तो Spermiation. क्या वो वाला कॉन्सेप्ट अपना हो गया, बढ़िया। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्टिकुलर पैथोलॉजी इज नॉट ड्यू टू कॉन्जेनाइटल और हेरिडिटरी कोज। मतलब कॉन्जेनाइटल जेनेटिकली फैक्टर से नहीं होनी चाहिए, पैथोलॉजिकल से एक्वायर्ड कुछ भी हो, चाहे जेनेटिकल नहीं होना चाहिए। टेस्टिकुलर डिजेनरेशन टेस्टिकुलर डिजेनरेशन, क्योंकि हाइपोप्लाजिया कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है। Testicular degeneration. वैसेक्टोमी में तो ये होता है, सॉरी वैसेक्टोमी में एप्लिशा ही होता है, टेस्टिस खत्म हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है, तो मैकेनिज्म है। अब सिग्मोइड फ्लेक्चर बताओ। सिग्मोइड फ्लेक्चर इज लोकेटेड इन Bore. बुल एंड Bore and Kate. Bore and Kate. Bore and Kate. बोर एंड Cat. Yes sir. कैट में नहीं होगा, कैट में होता है होता है सर केट के अंदर ही। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, होता ही होगा, मतलब देखना सर, पड़ेगा। पढ़ा है मैंने। सारे I was याद नहीं कर सकता हूँ, बुक Sir, पढ़ना I was याद करके आ studying. सकता हूँ। हाँ जी, कैट नहीं सर, कैमल में होता है वो। कैट में भी होता है सर। कैट में प्री सक्रोटल होता है। ठीक है, चलो अगले लेक्चर में देखते हैं कैट में क्या होता है। ठीक है, ये डाटा तो आप लोगों को याद होना चाहिए बढ़िया तरीके से। अब देखो, कैस्ट्रेशन ऑफ द मेल काफ कोजेज टोटल लॉस ऑफ ऑल Sexual desire. All of the all above. erection, all of the above. ऑल नहीं होगा। यार टेस्टिस को क्रश किया, वैसेक्टोमी नहीं की है उसकी हमने, हाँ, एपिडिडाइमिक्टोमी नहीं की है, टेस्टिस को ही क्रश कर दिया, खेल ही खत्म, स्पर्म प्रोडक्शन टेस्ट सब खत्म कर दिया उसका। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा उसमें बेचारे में। सेमिनल प्लाज्मा इज स्लाइटली अल्कलाइन इन Bore. Bore. के अंदर स्लाइटली अल्कलाइन होती है ऐसा। और Bore. उसके बाद थोड़ी सी अल्कलाइन किसमें होती है, उसके बाद बुल में होती है क्या? Yes sir. उसमें भी होती है। रैम और बग में क्या होता है, एसिडिक होता है कि क्या होता है यार? I don't know sir. रैम और बग में STD. एसिडिक होता है सेमिनल प्लाज्मा, क्या एसिडिक होता है? अब बोलोगे सर फिर एसिडिक होता है तो फिर वो ऐसे तो स्पर्म खराब हो जाएंगे, उसके लिए क्या क्या होता है उनमें? ग्लूटाथायोन पेरोक्साइडेज होता है जो उनको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से बचाता है। चलो अब ये वाला बताओ, काउपर्स ग्लैंड्स आर वेल डेवलप्ड इन Bore. स्टैलियन में सिलेंड्रिकल सर- होता है ना सर, बहुत बड़ा होता है। सेंट्रल bore- डायलेटेशन मिलता है और चीज के अंदर, है ना, वो तो एक हाँ, अलग सर। बात है। लेकिन हम बोल रहे हैं काउपर्स ग्लैंड, नाम से वैसे काउपर्स ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड किसमें बड़े होते हैं? बुल्स के अंदर होते बोली हैं। होगा फिर। काउपर्स ग्लैंड नाम से समझ जाओ, काउ, बस बात खत्म। हालांकि ये काउ वो वाला काउ नहीं है, साइंटिस्ट का नाम था, बट समझ जाओ ये बुल्स के अंदर है। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन का आंसर करो। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज डेवलप्ड फ्रॉम जेनाइटल ट्यूबरकल से क्या बनता है? Penis. सर जेनाइटल फोल्ड से क्या बनता है? Scrotum. जेनाइटल स्वेलिंग से स्क्रोटम। Prepuce. Prepuce. पोर से स्वेलिंग से स्क्रोटम। Swelling से scrotum sir. बनता है यार, कल ही तो बताया था एसएस दोनों में। और फोल्ड से क्या बनता है फिर? Prepuce. प्रीव्यूज बनता है। पक्की Yes, बात sir. है? पक्की बात सर। ठीक है, लो स्लाइड पे देख लेते, अभी लाइव बेइज्जती करते हैं तुम्हारी, रुको। कहाँ गया वो स्लाइड? अच्छा पिछले लेक्चर में था ना वो तो। यस Yes sir. Yes sir. नहीं हो पाएगी सर, अब बेइज्जती। नहीं हो भाई। ये कॉन्फिडेंस चाहिए बस सबके अंदर, और क्या चाहिए हमें, है? स्वेलिंग को कौन बोल रहा था? देखो स्वेलिंग से स्क्रोटम हमने याद किया था, एसएस, ठीक है। और यूरोजेनाइटल साइनस वाला तो हमने बताया ही था, एक ऐड पॉइंट किया था इसमें, ताकि वो क्वेश्चन वाला भी अपने को याद रहे हमेशा के लिए, है ना। और कहाँ गया जेनाइटल ट्यूबरकल, ये वाला तो ठीक था ही। फोल्ड से कौन क्या बोल रहे थे? प्रीप्यूस बन रहा है। प्रीपेस बोल रहा हूँ सर फेनाइल यूरेथ्रा बन रहा है यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? देखने के बाद भी तो गलत। ठीक है, क्या याद रहेगा अभी? यस सर। यूरेथ्रा बन रहा है जेनाइटल फोल्ड से। यस सर। यस सर। पक्की बात है ना? पक्की। ठीक है, अब लेक्चर खत्म करें, हो गया बस आज का इतना ही।
सर आज एंड्रोलॉजी को PPT जल्दी सर खत्म एक करेंगे यार, इसको है ना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, समझो आप बात को। मैं तो और जल्दी खत्म करने की इसको सोच रहा था। एंड्रोलॉजी को ना हम एक काम करते हैं, मैक्सिमम 2 लेक्चर देंगे अब, या एक लेक्चर में अगर 2-3 घंटे का लेक्चर दे पाए तो वो करेंगे, क्योंकि मैं साथ के साथ एंड्रोलॉजी का वो टाइम नहीं एक्चुअली मिलता। सर एंड्रोलॉजी का वो एआई पोर्शन इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन असल में हमारे सिलेबस में वही है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, और डीप फ्रीजिंग टेक्निक जो होती है उसमें से भी कुछ यस क्वेश्चन सर। आ जाते हैं, है ना। तो हाँ हम वही। कोशिश ये करेंगे जिस पार्ट से निकलते हैं ना उन सबको मैक्सिमम एंड्रो में 2 लेक्चर और लगाएंगे। होपफुली आप समझ भी सकते हैं, इतना डिस्कशन भी होता है दोनों साइड से, तो आपको डिटेल में वर्ड फाइल दे देंगे, ठीक है। वर्ड फाइल आपको डिटेल में दे देंगे, कल परसों में दे देंगे वर्ड फाइल पूरी उसकी एंड्रो की, और कुछ गायनिकोलॉजी की भी। बट यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होता है, जो सीधा जहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या जो उससे रिलेटेड पोर्शन है उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बट एंड्रो वाला जो पार्ट है उसको मैक्सिमम 2 लेक्चर देंगे, उससे ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसको लेक्चर देना, है ना। गायनिकोलॉजी वाले भी फिर हम अच्छे से टाइम लगाएंगे, क्योंकि काफी सारे स्टेट तो ऐसे ही हैं, इवन सभी स्टेट में वेटनरी ऑब्स्टेट्रिक्स जो है और वेटनरी गायनिकोलॉजी है, ये यही बोल देते हैं सिलेबस में यही है, लेकिन क्वेश्चन वो एंड्रो से भी डाल देते हैं कई बार, तो ऐसा होता है। तो उसके लिए हम एंड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट सिलेबस में मेंशन नहीं है, और फिर भी हम पढ़ रहे हैं इतना, तो उतना काफी है, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेन अपना जो सिलेबस था वो क्या क्या, कोई बताएगा मुझे मेल वाले पार्ट में क्या क्या पढ़ना था हमें? एक तो हमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़नी थी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की पोजिशनिंग देखनी थी, ठीक है, देख लिया। और क्या करना है उनका, हमें देखना था कि सेक्सुअल मैच्योरिटी और प्यूबर्टी कब होता है, वो भी देख लिया। एंडोक्राइनोलॉजी हमने देख ली, और क्या होता है इनके अंदर, मेल्स के अंदर क्या क्या होता है, एआई वाला पार्ट देख लेंगे, डीप फ्रीजिंग टेक्निक देख लेंगे, और बताओ और है कुछ? सीमन कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन, हाउ एक्सटेंडर ये इसी में आ जाएगा, सीमन कलेक्ट करके ये वो पूरा डीप फ्रीजिंग सर एक्सटेंडर, है ना। हाँ, एक्सटेंडर्स भी जब एआई बोल रहे हैं ना, तो एआई से पहले हम सब कुछ यूज कर चुके हैं। सीमन को एवेल्युएट भी, कलेक्शन भी करेंगे, कलेक्शन मेथड भी देखेंगे, उसको एवेल्युएशन भी देख लेंगे, केमिकल फिजिकल एवेल्युएशन वो भी एवेल्युएट कर लिया होगा हमने, फिर डीप फ्रीजिंग टेक्निक भी हमने डिसाइड कर ली होगी, उसके बाद ही हम एआई में लेके आते हैं। मतलब सीधा एआई आई नहीं, मतलब स्टोरी लाइन में आप समझ के चलो सारा आ जाएगा वो, ठीक है। तो आपका सीमन कलेक्शन सारी की सारी चीजें ये साथ में पढ़ लेंगे इसके, ठीक है, परफेक्ट है। ये बता दिया आपने सारे टॉपिक, मेरे को लगता है एक्सटेंडर वाला इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आपने सही याद दिलाया। वैसे जो एक्सटेंशन करते हैं वो सीधा पूछ लेते हैं कभी बार किससे क्या होता है। चलो फीमेल वाले पार्ट में बताओ क्या क्या सिलेबस में? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, यस, और सेक्सुअल मैच्योरिटी कब होती है, प्यूबर्टी। एक चीज छोड़ रखी थी हमने इसमें से, ये एम्ब्रियोनिक वाला भी पढ़ा था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, इसमें भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला देख लेंगे, वैसे तो देख लिया उसके साथ हमने। प्लस में और क्या देखेंगे इसके अंदर? हार्मोन, एंडोक्राइन, एंडोक्राइनोलॉजी देख लेंगे इसमें, ठीक है। और क्या देखेंगे? ऑब्स्टेटिक्स, ऑब्स्टेटिक्स तो अलग से टॉपिक हो जाएगा, उसको लास्ट में लेते हैं, अभी फर्स्ट नहीं लेते। साइकिल सर, पहले इसके उसमें साइकिल सर पूरा आएगा सर, परफेक्ट। ईस्टर साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद क्या, सिंक्रोनाइजेशन देख लेंगे, हाँ सर। उसके बाद ईस्टर साइकिल की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, पैथोलॉजी, जैसे मेल के अंदर ये भी पढ़ेंगे ना लास्ट वाले में जाके, पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या क्या होती हैं मेल के अंदर, लास्ट में ये भी पढ़ेंगे सारे नॉर्मल मेल में सब कुछ लिबिडो देख लिया। भी तो आएगा ना सर, लिबिडो सर, वो मतलब लिबिडो में भी बहुत सारे आते हैं ना सर डिजीज। सर एक हाँ एक वो इसमें भी आप आती है लिबिडो की बात कर रहे हो मेल्स के अंदर? हाँ सर, देखो वर्ड फाइल्स के अंदर है वो, मतलब वो सारा डिटेल में दिया हुआ है, बट एंड्रो से क्वेश्चन आते नहीं है ज्यादा, इसलिए हम बचने की सोच रहे हैं, इतना पढ़ाना क्यों है, पढ़ने में बच्चों का एग्जाम आ जाएगा लास्ट में, है ना। तो डिटेल में देखना वो देख लेंगे, तो ऐसे तो बहुत ज्यादा टॉपिक बन जाएंगे, ऐसे पढ़ने लगेंगे तो 2 महीने में कोर्स होगा फिर। तो हमें क्या देखना है, जो ऑब्जेक्टिव में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं, वो थोड़ा बहुत तो हम डिस्कस करके चल रहे हैं, लिबिडो वाला भी ऐसी बात नहीं, आगे भी कर लेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जैसे उन्होंने बोला ना ईस्ट्रस एकदम से दिख रहा है, मतलब ये तो छोड़ ही नहीं सकते ऑब्वियसली बात। फीमेल्स में डिस्टोकिया वगैरह वो सब, पैथोलॉजिकल कंडीशन बाद में लेंगे। देखो हाँ। नॉर्मल याद करने का तरीका क्या है, सिलेबस को याद एक स्टोरी लाइन में हमेशा याद होना चाहिए। मेल में क्या क्या पढ़ा हमने, उनके सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की पोजीशनिंग देख ली कि ये स्ट्रक्चर है, कि ये एनाटॉमिकल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यहाँ पे है, ये इनकी पोजीशनिंग, ठीक है, हमने वो देख लिया। थोड़े से उनके फंक्शन हमने देख लिए, ये फंक्शन है उनके, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, प्यूबर्टी और मैच्योरिटी कैसे होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, तो उसमें भी प्यूबर्टी और मैच्योरिटी देख लेंगे फीमेल्स में, और वो देख लेंगे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। फिर मेल में देखा एंडोक्राइनोलॉजी,
वो भी फीमेल में देख लेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी भी। उसके बाद हमने क्या देखा, एआई वाला डीफ्रीजिंग और ये सब देख लेंगे, वो रिलेटेड टू सीमन है तो ऑब्वियसली इसमें फीमेल वाला पार्ट वो नहीं मिलेगा। और उसके बाद क्या देखेंगे, पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो होती हैं मेल्स के अंदर वो देखेंगे। तो ठीक फीमेल्स के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एंडोक्राइनोलॉजी, प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो सारी चीजें देखेंगे। ईस्ट्रस सबसे इंपॉर्टेंट है फीमेल के अंदर, जो उसको सेपरेट करता है बिल्कुल मेल से, ठीक है। पीडी रह गया, ईस्ट्रस साइकिल देखेंगे, प्लस में पीडी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस ठीक है, मतलब छोटा सा टॉपिक है वो, बहुत मतलब बड़ा ब्रॉड टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। जैसे ईस्ट्रस साइकिल हो गया अपना। अब ईस्ट्रस के अंदर प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं वो भी देखेंगे यहाँ पे, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है फीमेल्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उन सबको देखेंगे। और लास्ट में जो सबसे अलग बात आती है, जो बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देती है, जो मेल्स में ऐसा होता ही नहीं है यूजुअली, वो क्या है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी वाला जो पार्ट होता है फीमेल का, वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग ही चीज है वो, तो जिसको क्या बोलते हैं हम, वेटनरी ऑब्स्टेट्रिक्स की हेडिंग के नीचे उसको पढ़ते हैं हम, ठीक है। जिसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं, जो आप बोल रहे थे ना सर, डिस्टोकिया वाला है, पीडी वाला है, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा आपका, ऑब्स्टेट्रिक्स में आ जाएगा। कि प्लेजेंटेशन क्या है, क्या होनी चाहिए, कि डिस्टोकिया कैसे होता है, उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, वो सारी चीजें। फर्टिलाइजेशन वगैरह भी, और फर्टिलाइजेशन वाला भी पार्ट आ जाएगा उसके अंदर, वो उसमें ही आ जाएगा अपना जो सर यूपीओ में सर 2 टॉपिक सर, ये ममिफिकेशन और मैसरेशन भी दिया हुआ है। ममिफिकेशन मैसरेशन भी देख लेंगे, तो कुछ नहीं है, 15 मिनट के टॉपिक है दोनों, कुछ भी नहीं है उनमें। तो मैंने आपको स्लाइड वो पीडीएफ जो है वो शेयर कर दी है व्हाट्सएप पे, सिलेबस ना यूपी का। मुझे मिली नहीं वो, कल आप बोल रहे थे आपने की है शेयर, कल मेरे को मिली नहीं वो, अब फिर से शेयर करें यहाँ तो एक बार। सर मैं ग्रुप में कर दूं यूपी वीओ वाले में? हाँ हाँ, ग्रुप में शेयर कर दो, कोई बात नहीं है, मैं ग्रुप से चेक कर लूंगा। ठीक है, तो ममिफिकेशन मैसरेशन देख लेंगे, उसमें कुछ भी नहीं है उसमें, तो उससे रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेंगे, हो गया बस सिलेबस, और क्या है। तो ये सिलेबस तो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। और ये बोल दो कि सर ये कहाँ से देखें, तो यहाँ से भी देख सकते हो, आपको सबसे पहली स्लाइड में सिलेबस ही दिया था। तो सिलेबस तो यूं होना चाहिए बिल्कुल कि हाँ इसमें से ये पेंडिंग है सर, ये करवा दो बस जल्दी से। सिलेबस तो ऐसे याद होना चाहिए आप लोगों को, ये वाले स्लाइड में आपको दिया भी हुआ था। सबसे पहले यूनिट 4 की स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी खत्म करते हैं। यहाँ पे क्या क्या कर चुके हैं, कंपैरेटिव रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी, एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी हो चुका है। उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, सीमन कलेक्शन एंड एवेल्युएशन, देन मेल इनफर्टिलिटी की बात करेंगे, जो कि इन वजह से होती है। 1-2 टॉपिक हो रहे हैं नीचे जो दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो ये अपना मेल का खत्म हो जाएगा 1 से 2 लेक्चर के अंदर। ट्राई करूंगा अगर मेरे को सर्जरी का ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, वो नहीं बनाना पड़ा, तो इसको कल खत्म करेंगे एंड्रोलॉजी को। कल खत्म करके फिर सीधा गायनिकोलॉजी पे आते हैं, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस वजह से। ठीक है जी, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। आपका जब मन करे 24/7 आप टेक्स्ट करें, मैं ट्राई करूंगा साथ के साथ आप लोगों को आंसर। तो वो एक स्लाइड थी ना, वो साइकिल्स वाली, जो आपने कहा था लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसमें कंफ्यूजन था। क्या कंफ्यूजन हो रहा है आपको उसमें? वो साइकिल वाला सर, तो उसमें है ना वो साइकिल वाला, वो कितने दिन में एक साइकिल कंप्लीट होता है, उसमें जो 50 to 60 लिखा था, तो आपने कहा था कि मल्टीपल सीधा मैथमेटिक लगता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मैंने आपको बताया था उसमें डायग्राम के थ्रू हम वो कंसिडर करना पड़ता है पिछले वाला दिन, इसलिए एग्जैक्ट मैथ वाले क्वेश्चन निकाल नहीं सकते। बट मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको, जो पूछना चाह रहे हैं आप। वो उसमें कोई पर्टिकुलर नंबर है साइकिल्स का जो हम कंसिडर करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये देखो, यही वाला प्रॉब्लम हो रहा था ना अपने को। जी जी सर, हाँ। इसमें देखो, ये ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं बोर के अंदर 50 to 60 डेज, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, साइकिल ड्यूरेशन कितनी है, यहाँ पे 9 डेज साइकिल ड्यूरेशन है। और इस पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, 4 से 5 साइकिल लग जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। अब ये 4 से 5 साइकिल जो बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? स्टेजेस कितनी होती हैं? 4 से 5 ही स्टेजेस होती हैं यूजुअली। स्पर्मेटोगोनिया, टाइप ए, टाइप बी, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ। 4-5 ही तो स्टेज है ना। अब जिस दिन से हमने स्टार्ट किया, हो सकता है कि वो इस लाइन ऑफ प्रोडक्शन में हो सकता है कि वो स्पर्मेटिड बना उसके बाद स्पर्मेटोजोआ बनना हो सकता है कि ये स्टेज में हो सकता है कि ये स्टेज में हो। तो इसलिए हम काउंट करने के लिए क्या लेते हैं, 4 से 5 साइकिल ले लेते हैं, ताकि वो पूरा जो स्पर्म्स हमने अपने काउंटिंग में लिए हैं
उन सब की स्टेजेस आ जाए कि हाँ यार ये स्पर्म अगर हम ले रहे हैं लास्ट स्टेज से, बट उसमें इतना टाइम लग गया होगा, इसको हम इसका एक साइकिल मानेंगे पूरा कि वो इतने दिन से स्टार्ट हो रहा था, उसके ऊपर वाले का भी पूरा साइकिल मानेंगे, और जो बिल्कुल सबसे ऊपर स्पर्मेटोगोनिया बैठा हुआ है उसका तो पूरा साइकिल मानते हैं, इसलिए 4-5 साइकिल बोल देते हैं इसको। मैंने आपको पहले भी बताया था, अदरवाइज तो एक ही साइकिल हो रहा है। 5 साइकिल्स के अंदर कुछ ऐसी अलग चीज हो रही है क्या? इस साइकिल में ये होगा, दूसरे साइकिल के अंदर कुछ डिफरेंशिएशन अलग होगा? नहीं, पांचों साइकिल के अंदर वही चीजें रिपीट हो रही हैं। बट 5 साइकिल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि जब से हमने काउंट करना स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं है कि एक साइकिल हम मान लेंगे और जितने भी स्पर्म्स हमारे 4 दिन बाद प्रोड्यूस हुए हम मानेंगे वो पहली स्टेज से स्टार्ट होकर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आए थे। जब से हमने स्टार्ट किया है काउंट करना कि आज के दिन से हम स्टार्ट करते हैं, फिर 4 दिन बाद देखते हैं स्पर्म कितने हैं, तो आज से हमने स्टार्ट तो बेशक कर लिया, बट आज के दिन भी कुछ सेल्स ऐसी होंगी जो ऑलरेडी स्पर्मेटिड हैं, वो सीधा स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो क्या उसको पूरा एक साइकिल मान लोगे क्या जो आज का स्पर्म आया हुआ है? नहीं मानेंगे। तो इसके लिए हम 4-5 साइकिल करते हैं ताकि जो भी ओवरलैपिंग हो रखी है वो सारे के सारे सबके साइकिल्स के हिसाब से डाटा निकल के आए। जितनी स्टेज है लगभग लगभग उतने साइकिल्स उन्होंने मान लिए, ठीक है। तो इसमें लेकिन साइकिल अगर की हमें ऐसा क्वेश्चन आए कि एक साइकिल की ड्यूरेशन, तब तो हमें 9 दिन ही है। अगर वो पूरा वो ड्यूरेशन दिखा रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस का, तब हाँ, हम 50 to 60 डेज मान के अगर चलेंगे। आपसे पूछता है कितने साइकिल कंसिडर करते हैं, कि 4 से 5 साइकिल कंसिडर कर लेते हैं, सीधी सी बात ये है। समझ रहे हैं बात? 4 से 5 साइकिल हम कंसिडर कर लेते हैं। बोर के अंदर ये डेज दिए हुए हैं सारे के सारे। एक साइकिल का ड्यूरेशन क्या दिया हुआ है? साइकिल 1 साइकिल ड्यूरेशन 9 दिया हुआ है। यहाँ पे बोर में आपने क्वेश्चन आपका ये बनना चाहिए था, सर ये साइकिल ड्यूरेशन 9 है तो यहाँ पे 50 to 60 डेज कैसे आ गया? 49 होना चाहिए, है ना? ये तो अभी 45। अभी आप समझ गए ना बात? ये 45 पहुंच गया ना? 45 कैसे पहुंचा 45? बाकी कोई बता दो। 9 into 5 cycles, 9 into 5 45 50 to 60 के आसपास पहुंच रहा है ना, रेंज। इसलिए मैं बोल रहा था डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं होता यहाँ पे कि डायरेक्ट अप्लाई कर दो। 4 से 5 साइकिल के लगभग हम लेते हैं। स्पीसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है किसमें कितना हो रहा है। हर एक कॉन्सेप्ट को हर जगह पे एग्जैक्ट मैथमेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि हमने रेंज भी दो तरह की पढ़ी है। क्या जो रेंज हमने पढ़ी है वो भी 2 तरह की रेंज पढ़ी है, तो सीधा मैथ यहाँ पे नहीं लगेगा, लेकिन आसपास भी चीजें आ रही हैं अपने, तो मतलब बात बन रही है, ठीक है क्या? फिर बात बन रही है। जैसे कि आपका बुल के अंदर आप देखो कितना दिन दिखाया वहां पे, 60 to 70 डेज स्पर्मेटोजेनेसिस में। आप बोलोगे सर साइकिल में तो बुल में 14 डे लग रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे कैसे? मतलब यहाँ पे 14 डे बोल रहे हो आप, यहाँ पे 70 डेज कैसे हो गए? ये अभी समझ में आया? एक साइकिल की ड्यूरेशन 14 है, और एक साइकिल कितने साइकिल होते हैं एक स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए? लगभग लगभग 4 से 5 साइकिल होते हैं। तो 5 से आप 14 को मल्टीप्लाई करोगे क्या होता है? 14 5 70 होता है। यहाँ पे क्या है? 70 दिया हुआ है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 होता है। तो 56 to 70 मतलब मोटा मोटा उसके आसपास पहुंच रहा है डाटा। समझ में आ रही है बात? मतलब एक साइकिल को ही क्यों काउंट नहीं कर रहे? क्योंकि हो सकता है हम एक साइकिल को काउंट कर ही कैसे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेज में अलग अलग सेल हैं। अब जो लास्ट वाली सेल थी वो तो सीधा स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगी। वो जो स्पर्म था हम उसको एक साइकिल में मान ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी सेल ऑलरेडी लास्ट स्टेज में थी। तो जितनी स्टेजेस हैं, 4 स्टेज मान लो या उसको 5 मान लो, इनकी एवरेज मान लो, तो उतने साइकिल्स लेते हैं एक बारी के स्पर्मेटोजेनेसिस को निकालने के लिए। ये बात समझ में आ गई अभी? यस सर। वो ड्यूरेशन है और ये एक एवरेज ये है एक साइकिल में कितना लगेगा, और वो पूरा प्रोसेस है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में पूरी। परफेक्ट, कि पूरा जो आपका अगर हम कंसिडर करके चलें, जो स्पर्मेटोगोनिया से लेकर के स्पर्मेटोजोनिया जो स्पर्मेटोजोआ बनी है वो ल्यूमन में आ चुकी है पूरा, तो उससे क्या ये वो ड्यूरेशन है। ल्यूमन वाला पार्ट आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि स्पर्मेशन तक मानते हैं हम, और स्पर्मेजेनेसिस तक मान लेते हैं। तो अभी क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट? एक साइकिल में बोर में इतने दिन लगेंगे, ये बट हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं तो एक साइकिल काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि अलग अलग जो सेल्स हैं अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है, और 4-5 स्टेज होती हैं, तो इसलिए 4-5 साइकिल हम मान के चलते हैं, ताकि सारी अगर जो लास्ट में भी है उसका भी एक साइकिल मान लिया, जो उसके पहले वाली थी उसका एक साइकिल मान लेंगे पूरा का पूरा, उससे पहले वाली का एक साइकिल, उससे पहले वाली का एक साइकिल, 4 से 5 साइकिल मान के चलते हैं हम। उससे एक हमारा आइडिया हो जाता है। उसके बाद हम चेक करते हैं उसको पूरे को, फिर हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं कि इतनी स्टेजेस में बन करके आया है वो, ठीक है। कोई इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट आपको हाँ ये पता होना चाहिए, कंफ्यूज बहुत करती है ये 4-5 साइकिल क्यों कर रहे हैं, एक ही साइकिल से बन रहा है सीधा स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ, तो 4-5 साइकिल की क्या बात है,
वो जो मैंने आपको बताया अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में होती हैं अलग अलग सेल, उस वजह से 4-5 साइकिल लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। ठीक है जी, ये स्लाइड जो है इसको मैं शेयर कर देता हूं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि सर इसमें कुछ करेक्ट हो सकते हैं तो बिल्कुल बताइएगा, इसको डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, गुड नाइट सभी को।